इसे रिकॉर्डिंग पे भी लगाया जा रहा है, तो आप आराम से इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकते हैं यूट्यूब पे, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चौथा टॉपिक है ये आपका स्टैटिक जीके का, जो एक सीरीज हमने शुरू करी थी। काफी पहले ये टॉपिक कवर होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, आज 1 जुलाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो टॉपिक समझ में भी आएगा और साथ ही साथ में बहुत सारी चीजें जो आपको शायद अभी तक क्लियर नहीं होंगी, वो सारी की सारी बातें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया पे हम बात करने वाले हैं, और यकीन मानिए तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया अगर आप समझ लेते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन्स हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम के रेलेवेंट पूछे जाएंगे वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको जब प्लेट्यू का जो ज्ञान है वो भी हो जाएगा, हिल्स किसको कहते हैं, वैली क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको समझनी जरूरी भी हैं और समझ में आ भी जाएंगी बड़े आराम से। तो एक एक करके हम उन पे भी आएंगे जब हम प्लेट्यूज की बात करेंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 2 तरह के प्लेट्यूज बेसिकली देखे जाते हैं, तो उन दोनों प्लेट्यूज के भी ऊपर हम बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक जो होता है आपका वो वोल्केनिक प्लेट्यू होता है, ठीक है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू बना है, तो ये चीज हो गई। और वहीं पे जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, प्लेट्यू है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है पूरा, डेक्कन ट्रैप जिसको बोला जाता है। तो सब उसको धीरे धीरे करके समझेंगे। तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया को समझने से पहले हमें कुछ और भी बातें समझनी है जो कि जरूरी हैं, तो प्लीज चीजों को ध्यान से देखेंगे आप सब। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, इन सभी में डिफरेंस क्या होता है? अगर सबसे पहले हम यही बात कर लें कि अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है सामने, ठीक है, कोई एक लैंड का टुकड़ा मेरे सामने अगर है, तो उस लैंड के टुकड़े को मैं कब माउंटेन बोलने वाला हूँ, कब मैं उसे पठार यानी कि प्लेट्यू बोलूंगा, ठीक है, कब मैं उसको वैली यानी कि कोई घाटी बोलूंगा, या कब मैं उसे हिल यानी कि पहाड़ी बोलूंगा। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है, अगर ये नहीं क्लियर है पहले, तो फिर माउंटेन्स ऑफ इंडिया या फिर माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ने का फिर उतना मजा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो जल्दी से बताइए, क्या कोई जानता है कि भाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जी, कम्युनिकेट करेंगे तो लेक्चर और ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज बताइए, और प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए अपने, सारे लोग कैमराज ऑन कर लें प्लीज। हाँ जी, बताइए क्या डिफरेंस होता है माउंटेन्स में, क्या डिफरेंस होता है प्लेट्यूज, ये सब क्या है, कैसे डिफाइन करोगे यार इनको? कोई बताना चाहे? नहीं पता? आज बहुत सारे लोग हैं नहीं जो जिनसे मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं। सब प्लेट्यू का जो सरफेस होता है वो ऊपर से वो क्या बोलते हैं, फ्लैट होता है। फ्लैट होता है, अच्छा। और माउंटेन्स में फ्लैट सरफेस नहीं होता। माउंटेन्स में फ्लैट सरफेस नहीं होता, ठीक है। और कुछ सर, इसके अलावा? जी सर अगर हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है तो वो माउंटेन बोला जाएगा, और सर अगर 1000 मीटर से कम है तो उसे हिल्स बोलेंगे। स्वाति आप बोल रहे हैं? सर मैं तो पहले बोल रही थी। सर मैंने बताया। स्वाति जी आपने बताया ना ये? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कह रहे थे, कौन पहले क्या बोल रहा था? मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। सर मैंने तो वो फ्लैट सरफेस वाला बताया था। हाँ, तो फ्लैट सरफेस वाला आपने जो बताया था, तो ऐसा नहीं है ना कि अगर सिर्फ सरफेस फ्लैट है तो हम उसको प्लेट्यू बोल देंगे, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, हाइट के बेसिस पे इसका आप कह सकते हो कि एक तरह से डेजिग्नेशन किया जाता है। तो अब आप चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ये देखिए आपके सामने भारत के 2 नक्शे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और इसमें हमें बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में स्टडी करना है। अब मैं पेन का यूज करूंगा तो मुझे आपको बहुत सारी चीजें समझानी है, तो आराम से चीजों को समझेंगे एक एक करके, ठीक है? ये जो आपको ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है पूरा, ये ब्लू वाला, ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालयाज, ठीक है? चीजों को प्लीज ध्यान से अभी से समझने की कोशिश करेगा, ये ट्रांस हिमालयाज। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके नीचे आप आते हो तो यहाँ पर ही आपको एक रेंज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं काराकोरम की रेंज। क्या है ये? इस रेंज का नाम है काराकोरम की रेंज, ठीक है? आपको सारी अभी लेटेस्ट तरीके से समझाऊंगा और ज्यादा मैप को क्लोज करके सब बताऊंगा, ठीक है? उसके जस्ट नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगी, उसका नाम होता है लद्दाख रेंज, ठीक है? क्या नाम है उसका? लद्दाख रेंज, ठीक है? और उसके जब आप नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा जास्कर की रेंज, ठीक है? यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं या माउंटेन्स हैं उनका नाम है जास्कर की रेंजेस, ठीक है? और जास्कर की पहाड़ियां, और जास्कर के नीचे जैसे ही आप आओगे तो फिर आपकी एक्चुअल में शुरू होंगे आपके हिमालयाज, ठीक है? तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हिमालयाज हैं
वो ट्रांस हिमालयाज जो आप देख रहे हो वो भी हिमालयाज का हिस्सा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, अगर ये हिमालयाज की 3 रेंजेस हैं, जिसमें हम बोला जा रहा है कि जो सबसे पहली है वो ग्रेट हिमालयाज हैं, दूसरे जो बीच में आप देख रहे हो वो मिडिल हिमालयाज हैं, और जो तीसरे आपको दिख रहे हैं उनको हम लोअर हिमालयाज या फिर शिवालिक के तौर पे हम यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज इनकी हाइट्स कंपेरेटिवली बहुत कम है। लेकिन क्योंकि 900 मीटर के ऊपर हैं, तो ये सारे के सारे आपके माउंटेन्स हैं। तो कुछ लोगों ने अभी ये बात बोली कि 1000, जैसे आई गेस स्वाति जी ने बात बोली थी कि 1000 मीटर अगर ऊपर के जो भी हाइट्स के आपको मिलेंगे कोई भी स्ट्रक्चर्स, तो आप उनको माउंटेन्स बोलेंगे। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डाटा 1000 ना करके आप इस डाटा को प्लीज 900 अज्यूम करें, तो क्योंकि 900 एक स्टैंडर्ड बताया गया, ठीक है। आप 1000 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट 900 मीटर मेन एक डाटा रखा गया है कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी हाइट 900 मीटर के ऊपर है, 900 मीटर के ऊपर है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे माउंटेन्स कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है जो मैंने एक आपको बात बताई है कि अगर 900 मीटर के ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे? हम माउंटेन्स बोलेंगे। क्लियर? और अगर 900 मीटर के ऊपर हैं और वो नुकीले हैं, यानी कि उनकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है, तब वो माउंटेन्स हैं। समझ में आ रहा है? और अगर हम बात करें माउंटेन्स की जगह, वहीं पर अगर हम हिल्स की बात करें, हिल्स का मतलब पहाड़ियां, तो जो हिल्स होती हैं, हिल्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि 0 मीटर से लेकर अगर 900 मीटर के बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो सारी की सारी हिल्स होंगी। समझ में आ रहा है? तो हिल्स एक्चुअली में और कुछ नहीं है, माउंटेन्स ही हैं। लेकिन जब कम हिल्स मतलब कम हाइट की अगर माउंटेन्स हो जाएंगी, यानी कि 0 से 900 मीटर की रेंज के बीच के अगर माउंटेन्स हैं, तो उनको हम हिल्स बोल देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक हिल्स और माउंटेन्स क्लियर हुआ? 900 मीटर के ऊपर की हाइट के अगर स्ट्रक्चर हैं तो वो माउंटेन्स कहलाएंगे, 900 मीटर के अगर नीचे के स्ट्रक्चर्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो हिल्स कहलाएंगे। हिल्स का मतलब पहाड़ियां। लेकिन वहीं पे एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू, पठार। तो प्लेट्यू बेसिकली फिर क्या है? तो प्लेट्यू की अगर बात करें तो प्लेट्यू ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि 0 से लेकर 600 मीटर के रेंज के बीच में अगर आपको मिलेंगे, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है, रोहेलखंड प्लेट्यू है, बहुत सारे ऐसे आपको पहाड़ वो पठार मिल जाएंगे, प्लेट्यू मिल जाएंगे, तो जिनकी जो रेंज होगी हाइट की वो 0 से 600 मीटर के बीच की होगी, और इनका जो सरफेस होगा ऊपर से वो फ्लैट होना जरूरी है। ठीक है? अगर ये सरफेस आप फ्लैट नहीं बोलोगे, तो ये अगर ये फ्लैट नहीं है तो फ्लैट ना होने की वजह से तो ये हिल भी हो सकती है ना, ये पहाड़ी भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ियां जो होती हैं उनकी हाइट कम होती है, लेकिन वो ऊपर से फ्लैट नहीं होते। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये ऊपर से फ्लैट हो गए, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपका प्लेट्यू है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? बताइए सभी को। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। क्या हमने बात पढ़ी कि अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी जो रेंज है वो 900 मीटर के ऊपर की है, वो सारे के सारे पहाड़ हैं, यानी कि माउंटेन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांस हिमालयास की बात करें, लद्दाख रेंजेस की बात करें, काराकोरम रेंजेस की बात करें, यहाँ से अगर आप देखोगे हिंदकुश के पहाड़ आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से, नीचे से अगर आप यहाँ से बात करोगे पाकिस्तान से तो और भी कुछ कई सारे जो सुलेमान के पहाड़ हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। तिब्बत से अगर आप देखोगे तो कैलाश की रेंजेस आपको मिलेंगी, ठीक है, जास्कर की रेंजेस मिलेंगी, ट्रांस हिमालयाज हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे और आएंगे तो आपको मिडिल हिमालयाज मिलेंगे, फिर आपको शिवालिक की रेंजेस मिलेंगी, और नीचे आएंगी सतपुड़ा रेंजेस मिलेंगे, अरावली की रेंजेस मिलेंगे, वेस्टर्न घाट मिलेंगे, ईस्टर्न घाट मिलेंगे, नीलगिरी की हिल्स वगैरह मिलेंगी। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये सारा आपको पढ़ना है आज की डेट में। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना आपको पढ़ा सकूं, जितना हेल्दी हो आज के लिए, उतना ही हम काम करेंगे। एक ही दिन में पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ना समझ में आए इतना ज्यादा एक बार में, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो माउंटेन्स थे। जब हमने हिल्स की बात करी तो हमने बोला कि ऐसे लैंड फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स जिनकी जो हाइट है वो 0 से अगर 900 मीटर की रेंज के बीच में है तो वो सारी की सारी पहाड़ियां कहलाएंगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नीलगिरी, तो नीलगिरी हिल्स हैं। अरावली की बात करें, अरावली क्या है? अरावली को हम हिल्स बोलते हैं। हालांकि अरावली एक तरह के फोल्डेड माउंटेन्स थे एक टाइम पे, क्योंकि अरावली का जो फॉर्मेशन था वो लगभग 250 मिलियन साल पहले हो चुका था। वो अलग बात है कि आज इतना ज्यादा टाइम हो गया है इनको कि इनका जो है वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन हुआ है, ठीक है। और ये अरावली जो रेंजेस हैं इस समय टूट टूट के इस समय इनका रेसिडुअल माउंटेन्स आप इनको कह लीजिए वो बची हैं, और इनकी हाइट भी कम हो गई है। इसलिए आज अरावली माउंटेन्स ना बोल के बल्कि अरावली रेंजेस बोली जाती है या अरावली हिल्स बोली जाती है। समझ में आ रहा है? थी अरावली एक समय पे क्या थी? अरावली एक तरह मतलब एक टाइम पे फोल्डेड माउंटेन्स, लेकिन आज फोल्डेड माउंटेन्स ना होके वो रेसिडुअल माउंटेन्स बन चुकी हैं, बिकॉज कुछ मात्र अवशेष बचे हैं अरावली रेंजेस के,
ठीक है। आपने दिल्ली में सुना होगा जो प्राइम मिनिस्टर का जो भवन है पूरा, ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है, जो संसद है, जो पीएमओ ऑफिस है, ये सारा का सारा किस पे है? ये रायसीना हिल्स पे है और वो अरावली रेंजेस का ही हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब बातें हो गई। और जब हमने प्लेट्यू की बात करी तो प्लेट्यू के बारे में क्या जाना कि प्लेट्यू उस तरह के लैंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी जो रेंज है वो 0 से लेके 600 मीटर के बीच में है ना। तो अगर इस रेंज में अगर आ गए तो वो क्या है? वो प्लेट्यू हैं। साथ ही साथ में उनका जो ऊपर से सरफेस होगा वो चपटा होगा, यानी कि वो कैसा होना चाहिए? वो फ्लैट होना चाहिए। तो वो क्या है? वो प्लेट्यू है। मेरे ख्याल इतनी बातें अब आपको क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है कि आखिरकार जो माउंटेन्स हम पढ़ने वाले हैं वो हम कौन कौन से माउंटेन्स पढ़ने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो याद रखिएगा, मैं आपको 5 तरह के माउंटेन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की। और नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही हमें पढ़ना है किसको? हिमालयाज को, ठीक है। और हिमालयाज याद रखें क्योंकि आपके इंडिया के नॉर्थ में आपको मिलेंगे, इसलिए उनको नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयाज बोला जा रहा है। याद रखिएगा, जो जास्कर की रेंजेस हैं, काराकोरम की रेंजेस हैं, लद्दाख रेंजेस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो रेंजेस आप देख रहे हो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये क्योंकि हिमालय के ऊपर पड़ रहे हैं इसलिए इनको ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि लद्दाख रेंजेस क्या हिमालय का हिस्सा हैं, आप साफ साफ मना करेंगे। लद्दाख रेंजेस या जस्कर की जो रेंजेस हैं या काराकोरम की जो रेंजेस हैं वो हिमालय का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वो हिमालय के ऊपर जरूर हैं, तो वो ट्रांस में आ जाएंगे, ठीक है। तो सब ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। ऐसे जब आप और आगे जाओगे तो आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होगा। मतलब जो आपकी ये सिक्किम का एरिया है या फिर जो आपके असम का एरिया है, अरुणाचल का एरिया है, बिकॉज यहाँ तक भी तो एक्सटेंशन हो रहा है पूरा हिमालयाज का, तो वहां पर हम उनको आपको आराम से पढ़ाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि जो मिशमी की रेंजेस हैं, मिशमी की जो हिल्स हैं या पहाड़ियां हैं, ये मिशमी हिल्स इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो ये आपका आंसर होगा इसका कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में अगर ये है मिशमी हिल्स, तो आपको मिशमी हिल्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर और अगर हम आगे बढ़ेंगे इंडिया के और जब डीप में चलेंगे साउथ की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो पहले में सेंट्रल मिलेगा। सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे अरावली की रेंजेस आपको मिलेंगी, सतपुड़ा की रेंजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। बीच में आपको मैं पढ़ाऊंगा एक होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली क्या होता है, ये कैसे बनती है, सारी की सारी बातें आगे हम पढ़ेंगे। इवन अगर आपको मैं बताऊं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी, तो जो आपकी नर्मदा होती है और जो तापी है, ये जो दो नदियां आप देख रहे हैं ये हमेशा रिफ्ट वैली में ही बहती हैं। रिफ्ट वैली का मतलब ये है कि अगर एक इधर स्ट्रक्चर है एक इधर स्ट्रक्चर है माउंटेन का, तो बीच में एक ऐसा स्लोप बना हुआ है जहां से रिवर फ्लो कर सकती है। बाकी डिटेल मैं आपको रिफ्ट वैली पे बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो भी आपका हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा के समझाऊं तो ये जो भी आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका ये वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट पे भी बहुत सारे आपको मिलेंगे हिल्स, बहुत सारी आपको माउंटेन्स रेंजेस मिलेंगी, वो आपको पढ़नी है, जो कि हम धीरे धीरे बात करेंगे। और इसके अलावा फिर आपको ईस्टर्न घाट यानी कि यहाँ की जो रेंजेस आपको मिलेंगी वो आपको पढ़नी है। तो इस तरह से हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को 5 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक आपको ये नॉर्दर्न माउंटेन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो कि ट्रांस हिमालयास का आपका हिस्सा है। दूसरी जो है आपकी वो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो यहाँ तक आई हुई है, ये आपको दूसरे नंबर पे ये पढ़नी है। फिर सेंट्रल की बात करी जाए तो यहाँ का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर जो रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, पासेस हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर भी पढ़ाई जाएंगी। फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मतलब टोटल इंडिया की माउंटेन्स अगर स्टडी करनी है तो 5 तरह की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तक बातें क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, कई सारे दिलदार पहाड़ आपके सामने हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स हैं। लोग पता नहीं देखने जाते हैं इन पहाड़ों को, टूरिस्ट वगैरह, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से, क्योंकि अगर कोई बच्चा लेट आया है तो ध्यान से सुन ले, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में डिफरेंस क्या था। तो मैंने ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं वो आपको रिटन फॉर्म में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊं। तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस का एक ऐसा हिस्सा
which cloud be small or big, ठीक है, sorry cloud कह रहा हूँ, which could be small or big, rising above 900 मीटर। अगर 900 मीटर के ऊपर कोई लैंड का स्ट्रक्चर है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आप उसको माउंटेन्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही जो रेंज आप देख रहे हो वो लगभग 300 मीटर से 900 मीटर की रेंज के बीच की अगर आ जाती है तो उसको आप क्या बोल देते हो? आप हिल्स बोल देते हो। हालांकि कई सारी हिल्स ऐसी भी हैं जो ऑलमोस्ट डिटेरियोरेट होके खत्म हो चुकी हैं। जैसे अगर हम अरावली रेंजेस की बात करें तो आपको जैसे मान लो ये अरावली मिली, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको अरावली मिली, लेकिन यहाँ पर अरावली के कुछ जो रेसिडुअल पार्ट्स आपको मिलेंगे उनकी हाइट तो यार 300 मीटर से भी कम है। तो इसीलिए मैंने वहां पर आपको बता दिया था कि 0 से आप अगर 900 के बीच में बात कर रहे हो तो वो आप उसको हिल्स अज्यूम कर सकते हो। बस स्ट्रक्चर देखिएगा कि वो ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, मतलब ऊपर से नुकीला हो, ठीक है। तो अरावली के रेंजेस बीच बीच में गायब हैं, मतलब आपको गैप्स दिखेंगे बहुत सारे, बिकॉज बहुत सारे हैं, बहुत पुराने हैं ये। वहीं पे जब आप हिमालयाज की बात करते हो तो हिमालयाज आपको एकदम कंटिन्यूअस मिलेंगे, ठीक है। तो हिमालय, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा 25 मिलियन साल हुए हिमालयाज को बने हुए, इसलिए कहा जाता है कि हिमालय जो है वो न्यू माउंटेन्स हैं। और हिमालय किस तरह के माउंटेन्स हैं? हिमालय जो है बेटा वो फोल्डेड माउंटेन्स है, ठीक है। अब ये फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, इन सभी पे बातें करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे बात करिए। माउंटेन्स की अगर बात करी जाए तो माउंटेन्स की खास बात है कि उनकी जो पीक होती है वो कोनिकल होती है। देखो ये जो पीक आपको दिख रही है ना, ये पीक ये कोन की शेप में होती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोन, शंकु, तो ये शंकु के आकार की, शंकु आकार की पीक होती है, इनकी चोटियां होती हैं। और जो स्लोप होती है वो स्टीप होती है बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम इसको बात करें तो ये जो आपको ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है। इतनी ज्यादा ढलान नुमा ये आकृति होती है कि आप बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। तो ये माउंटेन्स की कुछ खास बातें जो कि आपको पता लग गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो जो आपको हिमालय की माउंटेन्स आपको मिलती हैं, ठीक है, जो आपको ये रॉकी के पहाड़ मिलते हैं आपको नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको ये सब मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो रेंजेस हैं वो हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। जैसे अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो जो एंडीज माउंटेन्स है आपकी वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अगर मैं रॉकी की बात करूं तो रॉकी जो आपके रेंजेस हैं वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगी। एल्प्स, आपने नाम सुना होगा, एल्प्स के पर्वत होते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ALPS, एल्प्स। एल्प्स के जो आपको पहाड़ आपको मिलेंगे ये आपको यूरोप में मिलेंगे, बेसिकली जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो एरिया है वो सारा का सारा एल्प्स का है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक और होता है अफ्रीका में, आपने एटलस सुना होगा, ठीक है। एटलस की जो रेंजेस हैं वो आपकी अफ्रीका में है। तो ये सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं बेसिकली जो मैंने अभी बात करी, ये सब फोल्डेड माउंटेन्स मैंने आपको बताए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है माउंटेन्स के, तो हम ये सब लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। 900 मीटर से ऊपर उठने वाला अगर कोई ऐसा लैंड का हिस्सा है तो वो पर्वत कहा जाएगा। 300 मीटर से 900 मीटर की रेंज के बीच में अगर होगा तो उसको आप हिल्स यानी कि पहाड़ी कहेंगे। और ये शंक्वाकार इसके शिखर होते हैं, ढलान इसकी बहुत ज्यादा खड़ी होती है। हिमालय, रॉकी एंडीज इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ तक बातें क्लियर? यस सर। चलिए, अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पर इसको देखकर आप कुछ बातें और भी समझ सकते हैं कि जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ये आप देखो, ये एकदम ये स्टीप जो स्लोप की बात करी थी ये वो हैं, नुकीले होंगे ऊपर से, ये सब वो हैं। लेकिन जो हिल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली इतनी नुकीली नहीं होती हैं। और खास बात ये है कि जो इसमें हिल्स में एक बम्पिंग शेप आपको मिलेगी, यानी कि बम्पिंग होगी। बम्पिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरह से ये जो एक गुंबदाकार आपको शेप दिख रही है, आपने स्तूप वगैरह देखे होंगे, स्तूप देखे हैं आपने? स्तूप, बुद्धिज्म के जो स्तूप होते हैं वो भी ऊपर से कुछ ऐसे होते हैं बने हुए, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये गुंबदाकार जो शेप होती है उसी को हम बम्प शेप कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात कि पहाड़ियों की खास बात ये है कि इन पे ग्रीनरी आपको मिलेगी, यानी कि आपको हरियाली मिलेगी पहाड़ियों पे, लेकिन यूजुअली माउंटेन्स के ऊपर हरियाली वगैरह नहीं होती। ये सब बातें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हम और आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। अब हमें जब माउंटेन्स के बारे में हमें पढ़ना है तो एक बार में दुनिया के बारे में भी थोड़ा बात समझनी जरूरी है कि जो आज आप दुनिया देखते हैं, क्या ये दुनिया पहले भी ऐसी थी? अगर ये दुनिया पहले ऐसी थी तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर ऐसी नहीं थी फिर पढ़ना भी जरूरी है। तो दोनों ही बातें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो आपको आज ये इंडिया दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ, क्या इंडिया पहले यहाँ पर था? ऑफ कोर्स नहीं, इंडिया पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया था पहले यहाँ कहीं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ कहीं इंडिया था। फिर इंडिया और आगे गया, कुछ सालों के बाद इंडिया यहाँ पहुंचा, फिर इंडिया यहाँ पहुंचा, फिर इंडिया यहाँ पहुंचा, और फिर इंडिया वापस लग गया यहाँ पे। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो
अब आप ध्यान से समझें कि जो आपको इस समय 7 कॉन्टिनेंट समझ में आते हैं, पहले ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। ये 7 के साथ जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, अगर हम इसमें बात करें तो जो ये पूरा रेंज आपको दिख रही है, जो मैंने इस समय ब्लू से मार्क करी है, ये पूरा का पूरा एक शेप हुआ करता था लैंड का। और अगर हम बात करें तो ये जो आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, ये बेटा आप देखो, ये आपको ये इस तरह की दिख रही है चीजें, ये वाली जो शेप है, ये आके देखो ये कहाँ लग जाएगी, ये आके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों कनेक्टेड थे आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपको इंडिया दिख रहा है बेटा, इंडिया जो था ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे ही किसके यहाँ आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए ना। जब आपको कुछ बोलना नहीं है तो फिर आप लोग क्यों माइक को अनम्यूट कर दें? ऐसे रिदम ब्रेक होती है यार, ऐसे मत करो, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। अगर कुछ है तो आप अनम्यूट करके बोल दें बाद में जी। तो यहाँ बात ये चल रही थी कि बहुत साल पहले, मतलब करोड़ों लाखों साल पहले, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये पूरी एक प्लेट हुआ करती थी और इसे बोला जाता था भैया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोलते थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऐसे ही इंडिया का जो हिस्सा था वो ये रशिया के साथ, ये जो रशिया आप देख रहे हो, ये जो आपको अफ्रीका दिख रहा है, तो ये रशिया और अफ्रीका की जो प्लेट थी ये भी आपस में मिली हुई थी, यानी कि ये अफ्रीकन प्लेट है, ये आपका इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो ये यूरेशियन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट ये भी आपस में मिले हुए थे। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको पहाड़ बताए, जो यहाँ पे यूरोप में जो पहाड़ थे एल्प्स के, तो ये एल्प्स के पहाड़ कैसे बने? जब ये यूरेशियन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट आपस में टकरा गए तो यहाँ पर ये पहाड़ आपके बन गए। कहाँ पे? यूरोप में। ऐसे ही अफ्रीका में यहाँ पर एटलस की आपको रेंजेस मिलेंगी। तो ये जो एटलस की रेंजेस है यहाँ पे, वो सारे के सारे भी कैसे बने? यूरेशियन प्लेट और जो आपको अफ्रीकन प्लेट दिख रही है, इनके टकराने से बने। तो अब यहाँ पे बातें ये निकल के आती हैं, तो क्या जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं? और अगर ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो ये प्लेट है कौन सी? ये वही प्लेट है जिनमें हम खाना खाते हैं या कुछ और? बताइए। कुछ और सर। प्लेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्स? बताइए। सर जिन प्लेटों को टकराने से जैसे भूकंप आते हैं, ये वो वाली प्लेट है जो धरतियों के अंदर होती है। देखिए, प्लेट समझिए, प्लेट्स एक्चुअली में और कुछ भी नहीं है, ये लैंड का, एक बड़े लैंड को ही हम प्लेट बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है प्लेट, ठीक है। लेकिन इन प्लेट्स को जब आप आपस में अगर समझना चाहो इन सभी 7 महाद्वीपों के अंदर, तो आपको पहले ये समझना है कि ये प्लेटें आखिरकार होती कितने तरह की हैं, क्योंकि अगर आपने प्लेट्स नहीं समझी तो फिर चीजें आपको उतने बेहतर से नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो प्लेट्स होती हैं एक्चुअली में भाई, ये 2 तरह की होती हैं। पहली जो प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, जो कि भूस्थलीय प्लेट है, यानी कि ये सिर्फ लैंड होगी। टेक्टोनिक प्लेट में सिर्फ लैंड होगी और कुछ नहीं होगा। और दूसरी जो प्लेट होती है उसे हम बोलते हैं ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट का मतलब समझ गए कि इसमें कौन हो जाएगा? इसमें लैंड के साथ साथ पानी भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, फिलहाल ये समझो कि जो टेक्टोनिक प्लेट है और जो ओशियानिक प्लेट होती है, सिर्फ ये 2 प्लेट एग्जिस्ट करती हैं और कुछ भी नहीं। वो अलग बात है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक और डिफरेंट डिफरेंट ओशियानिक प्लेट्स को अलग अलग नाम दे रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया जब ये मिले हुए थे, तो ये पूरा एक लैंड का हिस्सा था, ये कंबाइंड थे पूरे, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसी प्लेट थी? टेक्टोनिक प्लेट थी, बिकॉज आपको कहीं पे भी पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये पूरा पहले एक हुआ करते थे। वो अलग बात है कि जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, ठीक है, बीच में कई सारे फोर्सेस जनरेट हुए, टेंसाइल, कंप्रेशन, उसके थ्रू बहुत सारे माउंटेन्स भी बने, बहुत सारी आगे चीजें हुई, तो उसके बाद वो बात की चीजें हैं, आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये दोनों की दोनों जो प्लेटें आप देख रहे हो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स थी। ऐसे अगर हम बात करें अफ्रीकन प्लेट को, तो अफ्रीकन प्लेट आपको कैसी दिख रही है? लैंड लॉक दिख रही है ना। तो ये लैंड अगर है तो बेटा अफ्रीकन प्लेट भी कैसी हुई? बताइए। टेक्टोनिक हुई। ऐसे अगर हम बात करें यूरेशियन प्लेट आपको दिख रही है, यूरेशियन प्लेट भी कैसी है? टेक्टोनिक है। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपसे कुछ और बातें आपको बताना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ मिनट। मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक ही बार डायग्राम से दिखा देता। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। जी। यस सर।
अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये भी एक उसी वर्ल्ड मैप का हिस्सा मैंने लिया है, और उसमें आपको दिख रही होगी कि ये जो आप देख रहे हो ये यूरेशियन प्लेट है। दिख रहा है आपको यूरेशियन प्लेट? ये यूरेशियन प्लेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज यूरेशियन प्लेट जो है ये यूरोप है कॉन्टिनेंट आपका, और ये आपका रशिया है जो कि एशिया में आता है, ठीक है। तो क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों आपस में मिले हुए हैं तो इसलिए हमने इसको यूरोप से यूरोपियन और एशिया से एशिया, तो ये यूरोपियन और एशिया मिलके ये बन गया यूरेशियन प्लेट, ठीक है। मतलब यूरोप प्लस एशिया मिलके यूरेशियन प्लेट। तो क्योंकि ये दोनों जगह से इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, और क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है तो मेरे ख्याल अब आप समझ गए कि यूरेशियन प्लेट क्या होती है। जैसे देखो ये अफ्रीकन प्लेट आपको दिख रही है बिकॉज उसमें लैंड है, तो ये अफ्रीकन प्लेट कैसी हो गई? ये लैंड लॉक्ड है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करूं, लैंड है तो लैंड लॉक्ड हो गई। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर आपको पहाड़ दिखते हैं, ये जो रेंजेस आपको पहाड़ की दिखेंगी, जो कि यहाँ पर ये एक तरह से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो आपको पहाड़ दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, ये सारे के सारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो जो नॉर्थ अमेरिकन वाले जो पहाड़ हैं ये कैसे बने होंगे? ये तब बने हैं जब ये लैंड लॉक्ड टेक्टोनिक प्लेट जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और साथ ही साथ में एक ओशियानिक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका प्लेट। जब ये जुआन डी फूका प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब ये दोनों आपस में मिले तो फिर इन्हीं दोनों में जब एक्टिविटीज हुई, अब वो एक्टिविटीज कैसे हुई वो सब मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे बड़े बड़े ये पहाड़ आपको बन के दिख गए, जो कि ये पहाड़ कौन से हैं बताइए? नॉर्थ अमेरिकन पहाड़ों का नाम क्या है? इसी के थ्रू प्लीज आप याद करते चलिए। नॉर्थ अमेरिकन का भी मैंने आपको नाम बताया था, क्या कहते हैं उनको? रॉकीज। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ये रॉकीज के पहाड़ हैं, प्लीज इनको याद कर लो, ये रॉकीज के पहाड़ हैं। हालांकि आगे चल के सब आपको मिलेगा। ऐसे जो ये आपको साउथ अमेरिका में जो यहाँ पे जो पहाड़ मिले, ये कैसे मिले? ये एक प्लेट थी जिसका नाम था साउथ अमेरिकन प्लेट। ये देखो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है जो लैंड लॉक्ड वाली है, लेकिन उसी के लिए बगल में एक आपको दिखी जिसका नाम है नाज़का प्लेट। ये नाज़का प्लेट जो आप देख रहे हो ये ओशियानिक प्लेट है। तो जब एक ओशियानिक प्लेट और जब ये एक टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिले तो यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल क्लियर हो रहा होगा चीजें आपको कि कौन कौन सी प्लेट्स कैसे कैसे मिलती हैं और क्या क्या बनाती हैं। बताओ, प्लेटें क्लियर हुई? प्लेट्स क्या क्या है? ओशियानिक और टेक्टोनिक। तो अगर लैंड लॉक्ड प्लेट है तो आप उसको टेक्टोनिक कह देंगे, लेकिन अगर लैंड लॉक्ड प्लेट नहीं है और उसमें लैंड के साथ साथ अगर ओशन का हिस्सा है तो वो ओशियानिक प्लेट हो जाएगी। ये बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। अब जब हमने ये बात समझ ली कि प्लेट्स क्या होती हैं, तो प्लेट्स के साथ साथ हमें कुछ बातें और भी समझनी चाहिए। जब स्टार्टिंग की हम बात करते हैं तो जब दुनिया ऐसे नहीं थी तो फिर क्या था, तो उसको समझिए। ये जो अफ्रीकन प्लेट है, ये जो यूरेशियन प्लेट है, ये पूरी मतलब अगर हम यूरोपियन प्लेट को और अगर हम एशियन प्लेट को मिला दें, यूरेशियन प्लेट की बात कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे ये अरेबियन प्लेट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इंडियन प्लेट मिलेगी। इंडियन प्लेट का मतलब ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये सारे के सारे सब एक साथ मिले हुए थे। इवन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये देखो, ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ, और ये स्ट्रक्चर देखो, ये इसका उभरा हुआ भाग आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रक्चर जाके यहाँ फिट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर फिट हो सकता है ना यहाँ जाके? तो अगर ये स्ट्रक्चर फिट हो रहा है तो ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं ये एक टाइम पे कभी एक साथ हुआ करते थे। वो अलग बात है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जब आगे हुई, चेंजेस हुए, तो उसके बाद फिर चीजें थोड़ी सी अलग सी होती गई। क्लियर हो रही है बातें? यस सर। तो अब जब हम पुरानी दुनिया की बात करें, जब हम ओल्ड थोड़ा सा एरा की बात करते हैं, तो ऐसे में जब ये सारी की सारी प्लेटें आपस में, ये वाली प्लेटें जब आपस में सब साथ में थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या था, उस पूरे को बोला जाता था उस टाइम पे गोंडवाना लैंड। क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही ये सारा का सारा हिस्सा हुआ करता था, जिसमें आज आप बहुत सारे डिफरेंसेस और बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आज आप ऑब्जर्व करते हो। वो एक्चुअली में और कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ये बातें क्लियर हुई? आपने एक बात और सुनी होगी कि जब हिमालयाज का जब फॉर्मेशन हुआ है, तो हिमालयाज जो कि बहुत ही न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है, ज्यादा नहीं, सिर्फ इनको 25 मिलियन साल, लगभग 25 साल पहले से ही माउंटेन्स का जो निर्माण होना शुरू हो गया था। अरावली तो बहुत पुरानी है, अरावली तो लगभग 250 साल पुरानी, 250 मिलियन साल पुरानी है, तो उनकी बात नहीं करते। अभी हम हिमालयाज की बात करते हैं। तो आप जानते हो कि जब हमने हिमालयाज को समझा है, तो हिमालयाज भी एक तरह की माउंटेन्स हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर तब होगा जब हम हिमालयाज को समझने के लिए इंडिया के मूवमेंट को समझ पाए। तो आज जो आप ये मैप अपने सामने देख रहे हो, इसको प्लीज ध्यान से देखना। तो ये वही है
कि आज से जब हमने 70 मिलियन साल पुरानी बात करी तो इंडिया कुछ ऐसा था, मतलब इंडियन जो प्लेट थी वो आपको कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में कहीं पड़ी हुई थी। कुछ ऐसा हुआ कि कंप्रेशन आया, यानी कि फोर्सेस आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो ये प्लेट इंडिया की धीरे धीरे ऊपर आई, धीरे धीरे ऊपर आई। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो इंडियन प्लेट है, ये 50 साल, मतलब 50 मिलियन साल पुरानी है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि जो ये यहाँ पर जो आपको सागर दिख रहा है, यहाँ पे एक सागर हुआ करता था। देखो, इसको ऐसे समझो कि अभी ये वाला रीजन नहीं है, ये वाला है ही नहीं, अभी सोच लो ये नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट ऐसी थी, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये इंडिया ऐसे है नीचे, और बीच में ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इस ब्लू कलर का जो पानी आप देख रहे हो, ये ओशन था यहाँ पे, या एक सी था, इसको कहा जाता था टेथिस सी। नाम सुना है? बताइए, यस कभी सर। सुना आपने टेथिस सी का नाम? तो ये टेथिस सी जो था, ये यहाँ पर था एक समय पे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आगे चल के जब चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, ठीक है, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी काफी बढ़ गई, तो ये इंडिया जो एक समय पे यहाँ पे थी, इंडियन प्लेट जो पूरी की पूरी यहाँ पर थी, ये इंडियन प्लेट में सब कुछ है, श्रीलंका वगैरह ये सब मिली हुई है, ठीक है, मालदीव्स वगैरह, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी इंडियन प्लेट जाके सीधा लग गई किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। और जो बीच में कई सारा जो क्या था, जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेथिस सी था, ऐसा कहा गया कि जब ये दोनों की दोनों प्लेट आपस में टकराई, यानी कि जब इंडो प्लेट, इवन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा भी था, उनकी भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे इंडियन प्लेट की बात करो, और इंडियन प्लेट के साथ साथ जो यूरेशियन प्लेट था, जब ये दोनों आपस में बहुत खतरनाक तरीके से टकराए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कुछ फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और जो फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ वो तो चलिए ठीक है, लेकिन ये निर्माण कैसे हुआ होगा भाई? ये प्लेट थी, यहाँ पर ये प्लेट थी, ये आपस में इधर आ रही है, ये आपस में इधर आ रही है, तो क्या होगा कि जब ये टकराएंगी आपस में आके, तो ये जो हिस्सा है थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अब ये कैसे उठेगा मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत बाद में समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो जब ये ऊपर उठा ये हिस्सा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यही फोल्डेड माउंटेन्स आपके बन गए एक तरह से, ठीक है। और जब ये फोल्डेड माउंटेन्स बने, तो ये जो टेथिस सी था, इसके माउंटेन्स के जो भी सेडिमेंट्स वगैरह थे, जो भी रॉक के पार्टिकल्स थे, जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे, स्टोन थे बड़े बड़े, वो सारा का सारा पूरा का पूरा मलबा आके गिरा किसके अंदर? टेथिस सी के अंदर। और आज एक समय ऐसा आ गया जब पूरा का पूरा जो समुद्र था वो सूख गया, और उसकी जगह पे निर्माण हो गया फोल्डेड माउंटेन्स का। और आज उन फोल्डेड माउंटेन्स को आप क्या नाम देते हैं? हिमालय। हिमालय। तो हिमालय के जगह पे पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था, या टेथिस सी हुआ करता था, ठीक है। और ये टेथिस सी खत्म कैसे हुआ? बिकॉज जब इंडो जो इंडियन प्लेट है और प्लस जो यूरेशियन प्लेट है, जब ये आपस में टकराई थी, तो उसके बाद जो इसका जो पूरा रेसिडुअल जो भी आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चर जो थे, वो सारे के सारे जाके सागर में इतने ज्यादा गिरे कि वो पूरा का पूरा सागर सूख गया, और उसकी जगह निर्माण हो गए आज के माउंटेन्स जो आज आप देखते हो, हिमालयास, ठीक है। इवन हिमालयास ही नहीं, हिमालयास के ऊपर की जो रेंजेस मैंने अभी आपको बताई, कौन कौन सी जो रेंजेस आपकी हैं? काराकोरम की रेंजेस हैं, जो जास्कर की रेंजेस हैं, लद्दाख रेंजेस हैं, ठीक है, इधर से हिंदकुश की रेंजेस आ रही हैं, ऊपर से अगर आप बात करो यहाँ से बगल से पाकिस्तान से सुलेमान की रेंजेस आ रही हैं, तिब्बत से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे तिब्बत से कैलाश की रेंजेस आ रही हैं। इवन अगर बात करो जस्कर की जो रेंजेस हैं, जब वो तिब्बत में पहुंच जाती है तो उसको आप कैलाश की रेंजेस कह देते हो, उसमें कोई वो चीज नहीं है, उसमें हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें अब आपको समझ में आई होंगी कि आखिरकार हिमालयाज अगर बने थे तो कैसे बने थे। लेकिन अभी मैं आपको हिमालयाज नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ कि माउंटेन्स क्या होती हैं, माउंटेन्स बनी कैसे, पहले जो दुनिया थी वो कैसी हुआ करती थी, आज की जो दुनिया है वो कैसे हुआ करती है, वो सारी की सारी बातें वो आप सीख रहे हो। क्या मैं यहाँ तक क्लियर करा पाया हूँ आपको? यस सर। अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और भी कुछ चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर थे और मैंने आपको ये सारी की सारी बताई थी रेंजेस, ठीक है, इन पहाड़ों पे मैंने बात कर ली, माउंटेन्स और हिल्स के बारे में हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने आपको बताया। अब हम माउंटेन्स को पढ़ने की स्थिति में आ चुके हैं, और जब हमको ये बात पता लग चुकी है कि यार कई सारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, जो अर्थ का कोर है या लिथोस्फीयर के ऊपर की अगर मैं बात करूं, मतलब मेंटल लिथोस्फीयर, और जब हम क्रस्ट की बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उन्हीं चेंजेस के थ्रू आज बहुत सारी जो दुनिया के देश हैं वो वैसे नहीं है जो पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो
बढ़ते हैं आगे और माउंटेन्स के बारे में जानते हैं कि जो माउंटेन्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 4 तरह के माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बनावट की दृष्टि से, यानी कि अगर हम आर्किटेक्चर के बेसिस पे बात करें या फॉर्मेशन के बेसिस पे बात करें, तो 4 तरह के माउंटेन्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स को आप फोल्डेड माउंटेन्स कहोगे, दूसरे वाले को आप ब्लॉक माउंटेन्स कहोगे, तीसरे वाले को आप वोल्केनिक कहोगे और चौथे वाले को आप रेसिडुअल माउंटेन्स कहोगे। और याद रखिएगा कि बेटा ये जो फोल्डेड माउंटेन्स है इन्हीं का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम रेसिडुअल माउंटेन्स कह देते हैं। रेसिडुअल का मतलब अवशेष, जो मात्र अब अवशेष के तौर पे आपके सामने बचे हुए हैं, सिर्फ वही माउंटेन्स आपके रेसिडुअल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेस्ट एग्जाम्पल मैं लूं तो अरावली की जो आज आप रेंजेस देखते हो वो 250 मिलियन साल पहले बन चुके थे और उस समय पे वो फोल्डेड माउंटेन्स का हिस्सा हुआ करते थे या फोल्डेड माउंटेन्स हुआ करते थे। लेकिन अब 250 लाख साल पहले और आज भी अगर आप माउंटेन रेंजेस की बात करो तो कई जगहों पे आपको अरावलीज दिखती हैं। आप दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली में बहुत जगह आपको पहाड़ दिखेंगे, वो एक्चुअली में क्या है बताइए? वो अरावली के रेंजेस। हरियाणा में, हरियाणा, जी हाँ, हरियाणा के हिस्से में भी आ जाएंगे, राजस्थान में, बिल्कुल 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 जी आएंगे। धीरे धीरे करके अरावली को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अरावली, सतपुड़ा, ठीक है, ये जितनी भी रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप हिमालयाज भी खत्म कर लें तो शायद बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इस पूरे में अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से कितनी स्लाइड है, जस्ट एक मिनट मैं इसको देख लूं तो उस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सारी स्लाइड्स आपको पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज में। 272 स्लाइड्स हैं अभी, 272 स्लाइड्स, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं आई गेस बहुत कम पे, तो बहुत सारा है मैटर। चलिए पढ़ाया जाए तो फिर अच्छे से पढ़ाया जाए ना यार जी। तो फोल्डेड माउंटेन्स का ही हिस्सा आपको रेसिडुअल मिल जाएगा जो कि हम अवशेष बोलते हैं। दूसरे नंबर पे ब्लॉक माउंटेन्स है कि एक कोई पूरी की पूरी एक प्लेट है, वो पूरी की पूरी जब ब्रेक होगी तो जब हम उस पे बात करते हैं तो वो आपकी ब्लॉक माउंटेन्स है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब फोल्डेड माउंटेन्स है तो फोल्डेड माउंटेन्स में कोई भी 2 डिफरेंट प्लेटें आपस में आके टकराई होंगी। तो जितने मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे ना अभी पूरे के पूरे पीछे, तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे थे वो किसके थे? वो फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल थे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये चीज आप दिख रहे हैं तो ये जो पूरी गोंडवाना लैंड में जो पूरा का पूरा हिस्सा था और ये सारी की सारी प्लेटें जो आपस में टकराई, जैसे इंडो प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई, इंडो जो प्लेट है वो यूरेशियन से भी टकराई, अफ्रीकन प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई, ठीक है। इधर बात करें तो जो ये जुआन डी फूका प्लेट थी वो नॉर्थ अमेरिकन से टकराई, नास्का जो प्लेट है वो आपकी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से टकराई या प्लेट से टकराई। तो ये जो भी प्लेट्स टकराना है हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे आपके फोल्डेड माउंटेन्स थे जो भी यहाँ पे बने, चाहे वो रॉकी के हों, चाहे वो एल्प्स के हों, चाहे वो एंडीज के हों, चाहे फिर वो उसके आपके एंडीज के हों, ठीक है। इसके बाद के जो माउंटेन्स हैं वो आपके ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्लेट की बात होगी और सिर्फ एक ही प्लेट होगी जो टूटेगी और वो ब्लॉक बना देगी, ठीक है। अब वो ब्लॉक क्या होगा? अब वो ब्लॉक में भी 2 चीजें हैं। मान के चलिए पूरी एक प्लेट थी और ये एक प्लेट जब टूटी तो या तो क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें जब ऊपर चली जाएंगी तो ये वाला हिस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। तो जब ये नीचे हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे मेरे ख्याल से, समझ पा रहे हो? ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब ये हिस्सा आपका कट के नीचे आ जाएगा। और यही जो हिस्सा है इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्ट वैली। जो मैंने आपको बताया ना, बाद में बताऊंगा रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन एक्चुअली में किस तरह के माउंटेन से होता है? फोल्डेड, वोल्केनिक, रेसिडुअल या ब्लॉक माउंटेन्स? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन से होता है। और जब यही हिस्सा अगर नीचे ना आके यही हिस्सा बच्चों ऊपर आ जाए, यानी कि जो माउंटेन्स की जो ये वाला बीच वाला जो हिस्सा था वो ऊपर चला जाए, तो यही ऊपर जाके ये माउंटेन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यही माउंटेन्स क्या कहलाएंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। क्योंकि एक सिंगल प्लेट थी, उसने माउंटेन्स का फॉर्मेशन करा तो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और जब सिंगल माउंटेन नीचे की तरफ आ जाएगी तो वही रिफ्ट वैली बन जाएगी। नर्मदा है, तापी है, ये जितनी नदियां हैं ये सब आपकी रिफ्ट वैली में बहती हैं। यानी कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि इधर भी पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं और बीच से नदियां बह रही हैं। तो ये होती है रिफ्ट वैली की नदियां, ठीक है। और नर्मदा की खास बात कि नर्मदा कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में? अरेबियन सी में। नर्मदा है, तापी है, ये सब नदियां जो हैं ये सब आपकी अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है। ये सब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स बोला जाता है इनको, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां।
अगले जो आप देख रहे हो वो है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े ज्वालामुखी थे, तो जब उसमें से लावा वगैरह जब बाहर निकलता है, देखो जब ज्वालामुखी के अंदर जो एक रेड रेड मटेरियल आपको दिखता है, जब वो ज्वालामुखी के अंदर है तो आप उसको मैग्मा बोलोगे, लेकिन वही मैग्मा जब ज्वालामुखी के बाहर निकलने लगेगा कुछ ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो बन जाएगा आपका लावा। तो लावा और मैग्मा लगभग बात एक ही है, लेकिन मैग्मा तब बोलेंगे जब ज्वालामुखी के अंदर है, और लावा तब बोलेंगे जब वो मैग्मा बाहर निकल के आ चुका है। और ये मैग्मा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये ऐसे ऐसे माउंटेन्स को भी क्या कर सकता है, मान लीजिए चलिए कि ऐसा एक कोई बड़ा सा ज्वालामुखी था, उसने अपना मैग्मा निकाला बहुत सारा लावा की फॉर्म में, और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ कहीं भी ज्वालामुखी है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो पता लगा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि उसने एक पूरा पहाड़ बना दिया पूरा। तो वो जो माउंटेन्स बनेगी वो वोल्केनिक माउंटेन्स है। आ रहा समझ में? बताइए। यस सर। और जो रेसिडुअल माउंटेन्स है वो क्या है? रेसिडुअल जो माउंटेन्स है कि भाई मान के चलिए एक बड़े बड़े जो पहाड़ थे, जो फोल्डेड माउंटेन्स थे, जब उनमें क्या होगा, उनमें डिटेरियोरेशन होता रहेगा। भाई अवशेपण की जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी ना हमेशा, तो ये टूटेंगे, नदियां आएंगी, नदियां उनको इरोड करती हुई आएंगी, जो बड़े बड़े पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, रॉक पार्टिकल्स लेके आएंगी, क्षरण करेंगी, पूरा का पूरा डिके होगा पहाड़ का, और जब वो पूरा का पूरा मटेरियल आके नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो छोटे छोटे आपको पहाड़ दिखेंगे, वही छोटे छोटे जो पहाड़ हैं आपके, वो कैसे होंगे, वो रेसिडुअल माउंटेन्स होंगे। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्लियर हुआ कि फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, यस सर। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? तो फोल्डेड में क्या यस सर। सीखा कि दो डिफरेंट प्लेट्स होंगी, वो जब आपस में माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेंगी तो फोल्डेड है। मतलब फोल्डेड में दो प्लेट होना जरूरी है, एक को टेक्टोनिक प्लेट होना जरूरी है, एक को ओशियानिक प्लेट होना जरूरी है। दोनों आपको अच्छे से बता दिया कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, ओशियानिक प्लेट क्या होती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दो टेक्टोनिक प्लेट अगर आपस में मिले तो भी फोल्डेड माउंटेन्स बन सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपने देखा था कि ये अफ्रीका था और यहाँ पे आपका यूरोप था, और यहाँ पर आपका ये यूरोप है, ये आपका एशिया है। तो ये यूरोप, एशिया और ये अफ्रीका, जब ये तीनों आपस में प्लेटें मिली हैं, मतलब ये पूरी तो एक ही प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट है, तो ये दोनों कैसी प्लेटें थी? ये दोनों की दोनों टेक्टोनिक प्लेटें थी। टेक्टोनिक तो जब प्लेट्स। टेक्टोनिक मिलती है दोनों तो भी फॉर्मेशन हो सकती है फोल्डेड माउंटेन्स की। तो ऐसा नहीं है कि ओशियानिक का होना जरूरी है। क्लियर? यस सर। आगे जी। तो जब आपने ये सब बातें एक मोटे मोटे तौर पे समझ ली हैं, तो अब जिम्मेदारी ये होती है आगे पढ़ने की कि एक एक करके इनको भी आराम से समझें, और अब आप और बेहतर समझ पाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बेस समझा दिया है कि क्या क्या है। तो फोल्डेड माउंटेन्स की सबसे पहले बात करते हैं, पढ़ते हैं कि फोल्डेड माउंटेन्स क्या है, देख लीजिए। तो फोल्डेड माउंटेन्स ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जिंग एट अ प्लेट बाउंड्री। ये जो प्लेट बाउंड्री होती है ये क्या होती है, जरा उसको भी ध्यान से समझो। अगर ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें आपस में आके रगड़ेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, या फोर्सेस के थ्रू आएंगी, तो जिस भी पॉइंट पे या लाइन कांटेक्ट पे ये लड़ेंगी आके, उसे बोला जाता है प्लेट बाउंड्री, या फिर अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करी जाए तो उसे कहा जाता है लाइन ऑफ वीकनेस। क्या बोलते हैं उसे? लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। तो ये वही लाइन ऑफ वीकनेस है जहां पे आके ये टकराती हैं, और जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद फिर क्या होगा, फिर इरोजन शुरू होगा, ठीक है, और फिर रिजल्ट के फॉर्म में ये टकराती रहती हैं, करोड़ों साल टकराती रहती हैं, आज भी ये टकरा रही हैं। आज भी अगर मैं बात करूं, इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वो टकरा रही हैं, और जब टकरा रही हैं तो टकराने के बहाने क्या हो रहा है, टकराने के बहाने जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालयस को आप जब देखते हो, तो जो हिमालयाज हैं आपके, वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, नो डाउट, वो न्यू है, नो डाउट, क्योंकि मात्र 25 मिलियन साल पहले बने हैं, लेकिन उनकी हाइट भी बढ़ रही है। ये हाइट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों की दोनों जो प्लेट्स आप देख रहे हो, ये लगातार टकरा रही हैं, आज भी टकरा रही हैं, और जब तक इस पृथ्वी का शायद अस्तित्व है तब तक टकराती रहेंगी, और इनकी हाइट्स भी बढ़ती रहेंगी। वो अलग बात है कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स के साथ ये बढ़ती हैं, तो हमें इतना नहीं समझ में आता। मतलब अगर आज आपसे पूछा जाए कि अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर 8,848 मीटर है, तो क्या आज से 200 साल के बाद भी ये 8,848 रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं, मे बी हो सकता है ये 8,849 मीटर हो जाए, शायद 200 साल में सिर्फ 1 मीटर बढ़े, लेकिन बढ़ेगी जरूर। समझ में आ रहा है? यस सर। और आगे चलते हैं।
तो कन्वर्जेंस की हमने बात करी। अब कन्वर्जेंस में और आगे जब चलेंगे तो एनी मटेरियल बी इट रॉक्स, ये जो जब कन्वर्जन होगा, ठीक है, जब ये लड़ेंगे आपस में, तो कोई भी मटेरियल, वो रॉक के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो कोई मटेरियल हो सकता है रेसिडुअल फॉर्म में, कोई भी अवशेप हो सकता है, which was previously present convergent area will get compressed by the force, experience slides will rise up and deteriorated the layers। ये सब क्या बातें हैं, इनको ध्यान से समझिए। देखिए, प्लेट सीमा जो परिवर्तनिक विवर्तनिक प्लेटें हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, या विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं, इन्हीं से कई प्रकार के फोल्डेड यानी कि गुना जो पहाड़ है उनकी एक तरह से उत्पत्ति हुई है। और किसी भी सामग्री, चट्टानों या फिर जो पहले मौजूद हुए थे उनके अभिसरण जो क्षेत्र थे, वहां पे कई प्रकार के फोर्सेस यानी कि बल का जो है अनुभव करा गया, और उसके द्वारा उनमें बहुत सारा कंप्रेशन हुआ, संकुचन हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है अव्यवस्थित तरीके से कई सारे जो स्ट्रक्चर थे वो एक साथ इकट्ठे होते गए, और फिर फाइनली बन गया वो ऊपर उठ के एक माउंटेन का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ वैसे ही चीजें आपके लिए मैंने लिखी हुई हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ये जो आपको दिख रहा है कि इंडिया पहले यहाँ हुआ करता था, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा अभी थोड़ी देर पहले, ये लगभग 70 मिलियन साल पहले इंडिया की ये इंडियन प्लेट ऐसे हुआ करती थी, जिसमें इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कट के दूर जा चुकी है, और इंडियन प्लेट जो है पूरी बची है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हिस्सा आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद ये प्लेट और ऊपर गई कुछ सालों के बाद, जो कि 50 मिलियन साल के बाद थी, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गए, और जो बीच में ये टेथिस सागर था, वो पूरा का पूरा टेथिस सागर सूख गया, क्योंकि पूरे के पूरे जो इसके अवशेष थे वो सारे के सारे आके सागर में गिरे। रॉक के पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स, मिनरल्स सब इसमें जाके जमा हो गए, और आज रीजन है कि टेथिस सी पूरा सूख चुका है, और उसी जगह कौन आ चुके हैं, हिमालयाज आ चुके हैं। ठीक है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये जो आपको प्लेट दिख रही है, ये पहली जो प्लेट है ये है इंडियन प्लेट, ठीक है। आप ऐसा मान के चले कि इंडियन प्लेट यहाँ से आ रही है और यूरेशियन प्लेट यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेट्स आपस में मिले आके, तो क्या हुआ कि जब इनमें आपस में टकराना हुआ तो कई प्रकार के फोर्सेस जनरेट हुए, और उन फोर्सेस के जनरेशन के थ्रू क्या हुआ, ये हिमालयाज जो है, ये जो पूरे के पूरे जो आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर अर्थ के, ये ऊपर की ओर उठे, और जब ये ऊपर की ओर उठे तो ऊपर की ओर उठते ही आपको दिख रहा होगा कि ये हिमालयाज, ठीक है। अब ये कैसे ऊपर की ओर उठ सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको मैं एक सिंपल उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपके पास नॉर्मल ये एक धागा है, एक धागा है आपके पास, और जब आप इस धागे को यहाँ से भी फोर्स लगाएंगे और जब यहाँ से भी फोर्स लगाएंगे, तो क्या आप मानते नहीं है कि ये धागा कुछ ऐसा हो जाएगा? बताइए, क्या इस धागे के इस तरह के चेंजेस आप देख पाएंगे अगर आप फोर्सेस इस तरफ लगा रहे हो? सोच पा रहे हैं ये? अगर ये आप बात सोच पा रहे हैं तो आप ये फोल्डेड माउंटेन्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। तो भाई ये वाली जो प्लेट है वो इधर आ रही है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट इधर आ रही है, तो जब ये दोनों की दोनों प्लेटें आपस में आके मिलेंगी तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ ही तो उठेगा, और ये जो है ये कंप्रेशन फोर्सेस हैं, यानी कि ये इधर और ये इधर, ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, और जब कंप्रेस कर रहे हैं तो ये माउंटेन्स ऊपर की तरफ बनना लग गए, और यही क्या है आपके, ये आपके हैं हिमालयाज। और हिमालयाज के बगल में कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो उसी प्लेट का है, लेकिन उसमें कुछ हद तक इंडियन प्लेट का स्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन वो पीक नहीं ले पाए। पीक लेने का मतलब ऊपर से जो है वो नुकीले नहीं हो पाए, वो सिर्फ ज्यादा हाइट्स को भी नहीं ले पाए, यानी कि उनकी जो हाइट थी वो 0 से 600 मीटर के बीच में ही थी, तो इसलिए उनको हमने क्या बोल दिया, हमने उसको प्लेट्यू बोल दिया। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, जो चाइना के पास का जो हिस्सा है तिब्बत वाला, ये पूरा का पूरा तिब्बत का हिस्सा, ये तिब्बत प्लेट्यू है, ये तिब्बत पहाड़ है। ऐसे जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, मिडिल इंडिया या सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो आपको वहां पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, जो अगर आप जाओगे ये मालवा वाला जो हिस्सा है वहां पे एमपी में, वहां पे आपको मालवा का प्लेट्यू मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे, जो महाराष्ट्र या नीचे का जो इंडिया का हिस्सा है, वहां पे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है। गुजरात में आप आएंगे, वहां पे आपको काठियावाड़ के एरिया में आपको वहां पे मिलेगा, ये आपका काठियावाड़ जो प्लेट्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक आपने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार है, तो ये सारे के सारे प्लेट्यूज ऐसे ही बने हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर आया है उनके पास वो उतना हाइट पे नहीं आया कि वो नुकीला हो या फिर वो ज्यादा हाइट का, वो कम हाइट का था, वो चपटा था ऊपर से सरफेस से, तो वो प्लेट्यू बन गए। तो ये प्लेट्यू भी इसी इंडो और यूरेशियन प्लेट के आपस में मिलने के बाद या टकराने के बाद ही ये प्लेट्यूज भी फॉर्म हुए हैं, और ये हिमालयाज भी फॉर्म हुए। क्या ये बातें क्लियर हुई? यस सर।
किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, बिकॉज बहुत सारे लोग बाद में भी ज्वाइन करें। 31 बच्चे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चे नहीं है जो पुराने वाले हैं, कई सारे नई शक्लें भी हैं आज। जी, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब एक बात थोड़ी सी और समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको फोल्डेड माउंटेन्स को बारे में और अच्छा पढ़ना है तो और चीज समझ लीजिए कि जब एक माउंटेन ये है और एक जब माउंटेन, मतलब ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट ये है, तो जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इसका भी कुछ हिस्सा टूटा, इसका भी कुछ हिस्सा टूटा। वो हिस्सा जो था वो ऊपर चला गया अगर मान लीजिए, तो वो माउंटेन बन गई। और अगर वो हिस्सा ऊपर ना जाके नीचे आ गया तो नीचे आने के बाद क्या होता है और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि फोल्डेड माउंटेन्स में जो हिमालय के ये ऊपरी हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस का पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हिमालय बनी है उसके ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं। आप सोचेंगे कि उसके ऊपर के हिस्से को मतलब एक तरह से नुकीला हिस्सा बोलेंगे या कुछ वैसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, उसका नाम है एंटीक्लाइन। ठीक है, तो जो ऊपर उठेंगे वो एंटीक्लाइन है और जो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सिनक्लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए इंक्लूड करे गए हैं यहाँ पे। तो जो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे वो एंटीक्लाइन होंगे और जो नीचे की तरफ आ जाएंगे उनको सिनक्लाइन बोलेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर? यस सर। ओके, तो हिमालयाज जो आज आप देखते हैं वो सारे के सारे एक्चुअली में क्या हैं, वो सब एंटीक्लाइन है। ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे, जो अभी आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ था ऐसा, है ना, अब ये देख पा रहे हो, ये देखो, ये कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आपको ये ऐसे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये ऐसे ऐसे, इनकी शेप बनी हुई है, बताइए। तो अगर ये देख पा रहे हैं तो ये वही एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन की बातें हो रही हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर की तरफ उठा है, ये तो नीचे की तरफ आया है, तो ये सब सिनक्लाइन का हिस्सा है, लेकिन वहीं पे ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एंटीक्लाइन का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से सिनक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो अगर ये सिनक्लाइन है तो अब ये चीजें क्लियर हुई कि ये ऊपर एंटीक्लाइन गया, ये फिर सिनक्लाइन आ गया, फिर एंटी, फिर सिन। बोलिए। यस सर। सब फोल्डेड माउंटेन्स है बेटा, ये सब फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो है, मैं उस वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे और मुझे बताएंगे अगर वीडियो ऑन हो गई है तो। ऑन है? यस सर, हो गई स्टार्ट। जी, ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे जी। सर आवाज नहीं आई। सर साउंड नहीं है इसमें। साउंड नहीं है। कोई बात नहीं, आवाज नहीं है तो आप देख लीजिए, वीडियो देखिए बस। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए कि एक मान के चलिए आपने यहाँ पे ब्लॉक ले लिया और एक ब्लॉक आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और बीच में यहाँ पर आपने मान के चलिए अपना जो तौलिया होता है, टॉवल होता है, आपने टॉवल रख दिया। तो जब आप इस बॉक्स को यहाँ पर लेकर आओगे, इस बॉक्स को यहाँ पर लेके आओगे, तो जो ये फोर्सेज हैं वो कैसे फोर्सेज हैं, वो कंप्रेशन के फोर्सेज, टेंसाइल नहीं है, कंप्रेशन है, मतलब एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हो आप। तो इन कंप्रेसिव फोर्सेस के चलते क्या होता है, तो इन कंप्रेसिव फोर्सेस के चलते ये जो है ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर उठते हैं, ये ऊपर की ओर उठते हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो बस वही फोल्डेड माउंटेन्स बन गए।
उम्मीद करता हूँ कि फोल्डेड माउंटेन्स अब समझ में आए होंगे कि कैसे बने, ठीक है। यस सर। यस तो जो अरावली की रेंजेस हैं, ठीक है, जो कि बहुत पुराने हैं, ऐसे ही जो एल्प्स के रेंजेस हैं आपके, जो हिमालयाज हैं, जो एंडीज हैं, जो रॉकीज हैं, ये सारे के सारे जो पहाड़ आप देखते हो, माउंटेन्स जो देखते हो, ये सब फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। तो इवन मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कहाँ पर है। ये देख लीजिए, ये जो पहाड़ आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा यहाँ पर, ये इस तरह का देख पा रहे हैं। ये वही Yes, sir. फोल्डेड माउंटेन्स है जो इतना ज्यादा फोल्ड हो गए, ये ऐसे ऐसे बन के जा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे आई गेस ये सब चीजें आप, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये सब। चलिए, ये दुनिया का जो मैप था पूरा ही मैंने आपको अच्छा समझा ही दिया। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। अब जब हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे तो ब्लॉक माउंटेन्स में खास बात है कि 2 प्लेटें होंगी कि सिर्फ एक प्लेट होगी? एक प्लेट होगी। सिर्फ एक होगी प्लेट सर, जी एक हाँ, प्लेट। और वही एक प्लेट जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स को फॉर्म करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो अर्थ के क्रस्ट, जब अर्थ के क्रस्ट में क्रैक होता है, भाई एक ही प्लेट की बात हो रही है, अब वो एक प्लेट कुछ भी होगी, और पूरा का पूरा जो जितने भी 7 महाद्वीप हैं वो सब अर्थ का ही तो हिस्सा है। तो चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटे, चाहे इंडियन प्लेट टूटे, चाहे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटे, या फिर जो है यूरेशियन प्लेट टूटे, अफ्रीकन टूटे, कोई भी टूटे, तो उसके थ्रू क्या होगा, अर्थ के जब क्रस्ट के अंदर जब क्रैक पड़ेंगे, जो फॉल्टिंग होगी, फॉल्टिंग का मतलब क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में जब कमी आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ब्लॉक माउंटेन्स को बनाएगा। और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनेंगे, अपलिफ्टमेंट के बाद बनेगी। अपलिफ्टमेंट भी हो सकती है, और वहीं पे सब्सिडेंस एट द रीजनल लेवल ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। याद रखिएगा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा टेम्परेचर होने की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। समझ में आया? एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, बोलो। अर्थ के जो फोर्सेस हैं क्रस्ट के, उनको बोला जाता है एंडोजेनिक, ठीक है। आगे चलो, फोर्सेस। ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हिंदी में भी पढ़ लीजिए। जब पृथ्वी की पपड़ी फट जाती है, यानी कि जब क्रस्ट है पृथ्वी का वो फटने लगता है, तो फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग का मतलब यही जो जनरेशन होता है इसी को। और जो कंप्रेसिव जो आपकी एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जिनकी अगर हम बात करें, तो वो जो अंतर्जात बल है, मतलब जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, अर्थ के अंदर ही लग रहे हैं, प्लेटें आपस में ही फोर्सेस लगा रही हैं, ठीक है, उनकी बातें हो रही है। मतलब एक ही प्लेट और उसमें भी आपस में अंदर क्या हो रहा है, फोर्सेस हो रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो उसकी वजह से ब्लॉक पर्वत बनते हैं या ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो वॉस्गस है यूरोप का, बेसिकली ये आपको मिलेगा फ्रांस के अंदर वॉस्गस मिलेगा, फ्रांस यूरोप का हिस्सा है। इंडिया में बात करें, जो सतपुड़ा की रेंजेस हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन में जो सियरा नेवादा की जो पहाड़ हैं, ठीक है, अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में जो हर्ज के ब्लॉक्स हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये सारे के सारे भाई ब्लॉक माउंटेन्स का हिस्सा है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखें, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल थे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक और वीडियो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये ब्लॉक माउंटेन्स की वीडियो है, सुनिए ध्यान से, मतलब देखिए ध्यान से। देखिए, ये पूरा एक प्लेट है,
ये सतपुड़ा का ही हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है, याद रखिएगा, सतपुड़ा की रेंजेस ही है ये। समझ में आया? तो कुछ चीजें क्लियर हुई इस वीडियो को देख के? यस सर। जी। तो Yes, ब्लॉक sir. माउंटेन्स में क्या हुआ कि जब एक बड़ा सा प्लेट थी, उस प्लेट के अंदर क्या हुआ कि कुछ कंप्रेशन अपने आप या क्रैक्स या फोल्डिंग्स अपने आप जनरेट हुए। तो जब जनरेट हुए और मान के चलिए कि ये वाली प्लेट इधर चली गई, मतलब वही प्लेट है पूरी, ये इधर चली गई, तो अपने आप ये हिस्सा नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब ये हिस्सा नीचे आ गया तो इसी को क्या बोल रहे हो? इसी को आप बोल रहे हो एक तरह से भाई ये हिस्सा रिफ्ट वैली बन जाएगा। और अगर ये रिफ्ट वैली बन गया तो ये हिस्सा तो अपने आप ही ऊपर है, तो ये अपने आप माउंटेन्स मतलब कहलाएगा। ऐसे ही ये रिफ्ट वैली कहलाएगा और ये फिर से माउंटेन्स कहलाएंगे। ऐसे ही पूरा बनता रहता है, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। और अगर मान लो कि ये एक्टिविटी नीचे ना जाके ये एक्टिविटी ऊपर होती, मतलब ये जो हिस्सा था ये कंप्रेशन के बाद ये ऊपर चला जाए और ये हिस्सा नीचे हो गया, ये हिस्सा नीचे हो गया, तो ये दोनों रिफ्ट वैली हो गई, तो ये क्या बन गए? ये माउंटेन। Mountain. जो ऊपर आ जाएंगे वो माउंटेन्स बन जाएंगे अपने आप, और जो नीचे आ गए वो अपने आप वैलीज बन जाएंगी, और इन्हीं वैलीज से बहती हैं नदियां। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा है कि वॉस्गस माउंटेन्स जो फ्रांस के हैं, जो यूरोप के हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वॉस्गस माउंटेन्स के बारे में एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये फ्रेंच और जर्मनी के बॉर्डर पे आपको मिलेंगे, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे आपको मिलेंगे। लगभग इनकी जो 75 माइल्स के आसपास इनकी लेंथ है, ठीक है। और ये लो माउंटेन रेंजेस हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, लो माउंटेन रेंजेस हैं। इनकी जो एक अमूमन अगर आप बात करें एरिया, तो ये लगभग 3100 स्क्वायर माइल्स में ये फैले हुए हैं, ठीक है। नाम है इनका वॉस्गस, और वॉस्गस कहाँ पर है? तो फ्रांस और जर्मनी में। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। पूरा उसका हिंदी में कन्वर्जन वो भी आपके सामने। जरा ध्यान से देखो एक बार, ये जो ब्लॉक माउंटेन है, ये देखो, ये एक हिस्सा, एक उसी प्लेट का एक हिस्सा, उसी प्लेट का ये हिस्सा, और बीच में देखो नदी बह रही है, दिख रहा है? तो ये नीचे बीच में जो दिख रहे हो आप, ये इसी को रिफ्ट वैली बोल रहे हैं। ये रिफ्ट वैली है, जो बीच में हिस्सा बन गया वो रिफ्ट वैली में आ गया। क्लियर? Yes, यहाँ sir. देखो, यस सर। ये जी, यहाँ देखिए, ये हिस्सा पूरा एक हो गया पूरा, ठीक है। ये हिस्सा पूरा एक है और बीच में वैली बन गई जहां से नदी बह रही है, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैलीज होती हैं। और आगे बढ़े तो सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं इंडिया में, सतपुड़ा की जो माउंटेन्स हैं, वो भी ब्लॉक पर्वतों का या ब्लॉक माउंटेन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सतपुड़ा की जो रेंजेस अगर आप बात करो तो ये कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेंगी, पता है? सतपुड़ा कहाँ से कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ तीनों जगह एक्सटेंशन है सतपुड़ा के रेंजेस का, ठीक है। तो सतपुड़ा के पहाड़ कहाँ कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में है। लगभग 900 किलोमीटर की जो रेंज है इन तीनों स्टेट्स के अंदर, वो सतपुड़ा कवर करती है। और आप ये कह सकते हैं कि इनमें जो एलिवेशन है हाइट का, वो लगभग 1350 मीटर इनकी हाइट है। तो ज्यादा नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि 900 मीटर के ऊपर है, इसीलिए हम इनको सतपुड़ा की क्या बोल रहे हैं? माउंटेन्स बोल रहे हैं, Mountains. क्योंकि 1350 के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, पेनिनसुला का हिस्सा है ये। सब आगे बात करेंगे, पेनिनसुला क्या होता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू क्या होता है, सब देखेंगे बाद में। हिंदी में भी आपके सामने है पूरा का पूरा, पढ़ सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सतपुड़ा रेंजेस का बहुत ही प्यारा एक एग्जाम्पल। देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये पूरा हिस्सा हो गया, और बीच में ये आपको खाली खाली हिस्सा दिख रहा है नीचे का, ये हो गई आपकी रिफ्ट वैली। तो ये पूरा पहले ये पूरी की पूरी क्या थी? ये पूरा का पूरा एक प्लेट था, लेकिन इस प्लेट के अंदर ये बीच का हिस्सा जो था वो नीचे आ गया, तो ये माउंटेन्स बन गए, जो ऊपर उठ गए, और जो नीचे उठ गए वो रिफ्ट वैली बन गए, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर भी कुछ वैसा, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, और बीच में यहाँ पे आपकी रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है। स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। सीरा नेवादा की अगर बात करें तो सीरा नेवादा बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं सीरा नेवादा की, ठीक है। ये भी एक प्रकार के ब्लॉक माउंटेन्स है। कहाँ पे मिलेंगे? तो कैलिफोर्निया में मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये आपको मिलेंगे, कैलिफोर्निया में सीरा नेवादा, और ये भी माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो पश्चिमी संयुक्त जो राज्य अमेरिका है वहां पर आपको ये मिलेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल, ये आपके सामने, ठीक है। सीरा नेवादा की बहुत ही खूबसूरत फोटो, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सब कुछ जो रेंजेस हैं ये सब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में इंक्लूड करें। ये देखो, ये एक बहुत ही प्यारी है इमेज, ये माउंटेन का एक हिस्सा और ये माउंटेन का एक हिस्सा, और बीच में रिफ्ट वैली। और देखो कितनी ज्यादा एक आप कह लीजिए कि सिस्टमैटिक वे में एक बनाई गई एक नदी है जो कि बह रही है इस रिफ्ट वैली के अंदर से, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ आपको पता होनी जरूरी है।
ये वही है, ये फ्रांस का वोस्गास जो आपने पढ़ा था ना, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे, ये वही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो मैं पढ़ना है वो मैं पढ़ना है वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो हम माउंटेन्स वोल्केनिक के बारे में देखने जा रहे हैं और समझते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन्स आखिर में क्या है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे करीब 10 मिनट के बाद एक बार याद दिला दीजिएगा कि मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा लूं, वरना इंटरनेट अगर ब्रेक हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मेरा फोन चार्ज नहीं है और लैपी भी चार्ज नहीं है, तो दोनों चीजें एक साथ ड्रेन हो गई आज। खैर कोई नहीं, तो मुझे प्लीज 5 मिनट के बाद याद दिलाना, ठीक है, ताकि मैं एटलीस्ट अपना वो फोन तो चार्जिंग पे लगा दूं। देखो, वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करते हैं, तो वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं, as their name suggests, are directly formed as a result of volcanic activity। यानी कि जब बड़े बड़े ज्वालामुखी जो हैं, जो उनमें से जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, तो उसके निकलने के फलस्वरूप, ठीक है, जो जिस भी प्रकार के माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑफ कोर्स उनकी हाइट कम होगी, है ना, लेकिन क्योंकि 900 मीटर के ऊपर की हाइट होती है, इसलिए हम उनको माउंटेन्स कह रहे हैं। तो हाइट भले कम है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो ना तो फोल्डिंग के थ्रू हुआ, ना तो वो ब्लॉकिंग के थ्रू हुआ, बल्कि किसके थ्रू हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है। माउंट फूजी का नाम आपने सुना होगा, जापान का माउंट फूजी, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, लोग देखने आते हैं उसको, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, नाम से ही पता चलता है कि ज्वालामुखी जो गतिविधि है उसके फलस्वरूप बने होंगे, ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, वोल्केनिक होंगे। तो अब आपके सामने एक वीडियो चलेगी जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी की होगी, ध्यान से देखें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि वोल्केनिक कैसे होती है, ठीक है। देखिए, अगर वोल्केनो की बात करी जाए तो वोल्केनो आप देखते हो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है, ये 3 होते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को?
यस सर। यस सर। वोल्केनोस जो हैं, यहाँ पर आपको वोल्केनोस के बारे में बताया जा रहा है, ये माउंटेन्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वोल्केनोस जो होते हैं ये 3 तरह में उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, प्लीज अपने माइक जो है वो बंद कर लीजिए जी। तो अगर ऐसे में बात करी जाए तो एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट है और एक्सटिंक्ट है। एक्टिव वोल्केनोस वो वोल्केनोस हैं जो आज भी मतलब अपना लावा बाहर निकालते हैं और कई बार फटते हैं। इवन जो पूरा का पूरा जापान है आपका, वहां पे बहुत सारे आपको मिलेंगे रिंग ऑफ फायर वगैरह के पास, तो वो आज भी एक्टिव हैं और आज भी बहुत परेशान करते हैं, है ना, लावा उनका आता ही रहता है। डोरमेंट को बोला जाता है ऐसे वोल्केनोस जो मतलब आप मान के चलिए कि बड़ा टाइम हो गया है लेकिन उनसे अभी तक लावा निकला नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लावा निकल भी नहीं सकता, निकल सकता है, मे बी आगे आने वाले कुछ सालों के बाद निकले, मतलब अभी सोए हुए हैं, सुसुप्तावस्था में है, तो इसलिए डोरमेंट वोल्केनोस को सुसुप्त ज्वालामुखी भी बोला जाता है कि अभी रुके हुए हैं लेकिन आगे जाके कभी ना कभी एक्सप्लोड करेंगे जरूर, वो कितने साल के बाद करेंगे वो नहीं पता। लेकिन एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे वोल्केनोस जो फटेंगे ही नहीं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं, अब उनके अंदर कोई भी लावा मैग्मा कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो उन्हीं की बात है। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो वोल्केनिक माउंटेन्स आप देख चुके हैं, तो वोल्केनिक माउंटेन्स के जरा 1-2 एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा तंजानिया वगैरह के पास ये आपको मिल जाएगा अफ्रीका में, और जो माउंट फूजी है ये आपको मिलेगा जापान में, ठीक है, याद रहेगा। और ये दोनों कैसे एग्जाम्पल हैं बताइए, फोल्डेड या वोल्केनिक ब्लॉक? माउंटेन, जी हाँ, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी फोटो है आपके सामने माउंट किलिमंजारो की, जो कि अफ्रीका में है, और ये आपको दिख रहा होगा कि एक वोल्केनिक इरप्शन का ही एक एग्जांपल है। और इसके बाद जो आपको एग्जांपल दिख रहा है ये माउंट फूजी है जो कि जापान में है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्केनोस दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स की बात करते हैं, जो कि चौथा और आखिरी माउंटेन है आपका टाइप का, उसको भी देख के फिर जल्दी से खत्म करेंगे माउंटेन्स को, ठीक है। तो रेसिडुअल माउंटेन्स जो हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन्स। मैंने आपको बताया ना कि रेसिडुअल माउंटेन्स का मतलब क्या है, रेसिड्यू को बोला जाता है जो अवशेष बचे हुए हैं, यानी कि कोई एक बड़ा माउंटेन था और उससे जब नदियां वगैरह निकली या हवा वगैरह चली तो उसके जो पार्टिकल्स थे, रॉक्स थे, वो और टूट टूट के नीचे आ गए, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने छोटे छोटे माउंटेन्स जो है वो बिल्ड कर दिए। जैसे अगर आप देखो ये अगर ग्रेटर हिमालयाज हैं तो ग्रेटर हिमालयाज के बाद आपको लेसर हिमालयाज मिलेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लीस्ट हिमालयाज मिलेंगे। तो ये जो आपको लेसर हिमालयाज मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रेसिडुअल पार्ट है, क्योंकि ये कैसे बने हैं, ये इसी से तो बने हैं, ग्रेटर हिमालयाज से निकल के मिडिल हिमालयाज बने, मिडिल से फिर आपके लेसर हिमालयाज बने, ठीक है ना। तो एक तरह से लेसर, ये सब रेसिडुअल ही है। लेकिन ये जो माउंटेन्स है ये अभी नए बने हैं, इसलिए ये फोल्डेड माउंटेन्स में इसको हम रखते हैं, रेसिडुअल में नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, नहीं, हिमालयाज तो आज भी बन रहे हैं, आज भी बड़े हो रहे हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 मिलियन साल पुराने हैं ये। लेकिन वहीं पे अगर मैं अरावली की बात करूं तो अरावली आज मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब अरावली का कोई भी एक्सटेंशन फर्दर नहीं होना, क्योंकि लगभग 250 साल हो चुके हैं, मिलियन ईयर्स अरावली को बने हुए। वो क्या है, वो आपके रेसिडुअल माउंटेन्स, मतलब जो अवशेष मात्र बचे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इनका जो सरफेस है वो इरेगुलर आपको मिलेगा, स्टीप साइड मिलेंगे, बीच में आपको गैपिंग भी मिलेगी। मान लीजिए यहाँ तक पहाड़ चल रहे हैं, फिर गैप हो गया, फिर पहाड़ आ गए, जैसे दिल्ली में है, आप देखिए राजस्थान दिल्ली में बहुत सारा गैप हो जाता है पहाड़ का, फिर अचानक से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो दे अकर इन वेरिंग हाइट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट उनकी हाइट्स हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन। एग्जांपल्स है, डेनुडेशन का मतलब डिग्रेडेशन की बात है, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें तो जो माउंट मोंडनक है जो कि यूएसए का है, ठीक है, माउंट मोंडनक, तो ये जो आप देख रहे हो ये स्कॉटलैंड में आपको मिलेगा। एक और, ठीक है, हाईलैंड जो है स्कॉटलैंड के, उनकी बात करी जाए। इंडिया में अगर आप बात करो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी आपके सारे के सारे रेसिडुअल का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अरावली की रेंजेस आपके सामने हैं यहाँ पे,
और ये जो आपको दिख रहा है ये स्कॉटलैंड का जो हाईलैंड्स के भी हमने बात करी, हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये वो है, देख रहे हैं आपको। तो ये बस ऐसे बन गए, बस खत्म बात। इनकी हाइट अच्छी खासी है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम माउंटेन्स बोल रहे हैं, और ये रेसिडुअल माउंटेन है। मतलब अब ये नहीं बढ़ेंगे आगे, बस खत्म है। देखिए कितनी प्यारी रोड भी निकली हुई है, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो अब जबकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो हमारे माउंटेन्स थे वो 4 तरह के होते हैं, और चारों के चारों माउंटेन्स हमने पढ़ लिए कि क्या क्या फोल्डेड थे, क्या क्या ब्लॉक थे, क्या क्या वोल्केनिक थे और क्या क्या रेसिडुअल थे। मतलब बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है अभी तक जो आपने पढ़ा? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छे से समझ में आई ये चीजें यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर पहाड़ आएंगे कभी तो अब आप समझ पाओगे पहाड़ों को? जी सर बिल्कुल। ठीक है, अभी तो ये मान के चलिए हमने इंडिया के पहाड़ तो शुरू ही नहीं करे, ट्रांस हिमालयाज कुछ हमने शुरू ही नहीं करा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में बस ये पढ़ाया कि माउंटेन्स एक्चुअली में है क्या, कितने हैं, बस, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, लगभग 6:30 हो रहे हैं, क्या आप इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपको इंडियन जो माउंटेन्स हैं वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाया जाए? प्लीज सर अभी पढ़ा दो। सर कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करें? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर बैठेंगे फिर लगभग आधा पौन घंटा और। सर चलेगा। हिमालयास कंप्लीट सर कर लेते फोन हैं। चार्ज कर लो। हाँ वो लगा दिया दोस्त, लगा दिया फोन चार्ज पे। हाँ जी, तो हिमालयाज आज की डेट में देख लेते हैं पूरे, ठीक है। और उसके बाद जो सतपुड़ा की रेंजेस हैं, अरावली हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वो फिर नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे सारे, ठीक है। आज सिर्फ हिमालयाज पढ़ लीजिए, क्योंकि हिमालयाज भी अपने में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा खासा, मैं शायद 1 घंटा आपका और चला जाए, मुझे लगता है शायद बड़े आराम से कंज्यूम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम माउंटेन्स के बारे में इतनी चीजें जान चुके हैं, तो अब हम उस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हम अपने माउंटेन्स को पढ़ सकते हैं जो कि भारत में हैं, और इस बात को भी पता लगा सकते हैं कि वो फोल्डेड में है या फिर वो ब्लॉक में है या वोल्केनिक है या फिर वो रेसिडुअल है, ठीक है। तो अब आपको अगर ये ध्यान से आप देखो तो आपके सामने इंडिया का एक मैप है, और इस इंडिया के मैप में आपको बहुत सारे ये ब्राउन कलर की रेंजेस दिख रही होंगी। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हिमालयाज इसमें कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो हिमालयाज को पहले देखिए, बिकॉज हिमालयाज को समझेंगे फिर आगे जाके ट्रांस हिमालयाज को समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो आपको रेंज दिख रही है पूरी, ठीक है, ये वाली जो रेंज आप देख रहे हैं, ये वाली, जिसको मैंने इस समय ब्लैक कर दिया, या रुको मैं दूसरे कलर को यूज करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, आई गेस। शुड आई टेक रेड कलर? रेड कलर दिखेगा शायद इस पे ना। तो ये देखो, ये जो आपको रेंज दिख रही है, ये वाली रेंजेस, ये सारी की सारी रेंजेस कैसी हैं? ये है आपकी ग्रेट हिमालयाज। ये जो पूरी एक्सटेंशन हो रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट तक आई हुई है, इवन अरुणाचल तक गई हुई है पूरा, ये सारी की सारी आपकी ग्रेट हिमालयाज है। मतलब हिमालयाज का पहला हिस्सा है वो है ग्रेट हिमालयाज। इसके जस्ट नीचे इसी की पैरेलल में आपको एक और श्रेणी दिख रही होगी जहाँ पे ये पीर पंजाल पासेस वगैरह हैं, ये सब मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है, जो कि आपको बीच बीच में ब्रेक दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की कौन सी ऐसी रेंज है जो कंटिन्यूअस है, यानी कि कहीं पे ब्रेक नहीं है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज या फिर शिवालिक? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज में कहीं पे भी कोई भी डिटेरियोरेशन नहीं हुआ, कोई भी रेसिडुअल्स नहीं फॉर्म हुए हैं, यानी कि कोई भी वहां पर गैपिंग आपको नहीं मिलेगी, थ्रू आउट रेंजेस चली जा रही है। दूसरे नंबर पे आपने देख लिया जो कि मिडिल हिमालयाज है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा नीचे, जो आपको ये रेंज दिख रही है पीर पंजाल पास के, जब नीचे आओगे आप, यहाँ पर आपको कई सारे पासेस भी मिलेंगे, पासेस को भी इवन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से पास हैं, लेकिन पासेस का एक्चुअली में मैं एक अलग से स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे इंडिया के पासेस को, ठीक है। तो जो नीचे आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहे हैं लेसर हिमालयाज, जिनको दूसरा नाम दिया जाता है शिवालिक। अब मे भी आपके मन में आ रहा होगा सर ये सह्याद्री भी मैंने नाम सुना है, ये क्या होते हैं? तो ये सारी की सारी बातें अभी हम आने वाली स्लाइड्स पे समझेंगे कि कौन क्या चीज होती है। तो ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, जिसको अब मैंने पूरा रेड कर दिया, सिर्फ यही हिमालय हैं, इनके अलावा कुछ भी हिमालय नहीं है। जो अगर आपको ऊपर कश्मीर में ये काराकोरम की रेंज दिख रही है अगर, या फिर ये लद्दाख की रेंज दिख रही है, या जास्कर की रेंजेस दिख रही हैं, इवन यहाँ पे हिंदकुश की पहाड़ियां, चलो वो तो खैर अफगानिस्तान में चला गया, वो अपना इंडिया का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन जो ये रेंजेस जो आप देख रहे हो, सुलेमान की जो रेंजेस आ रही हैं, ये सब ये भी पाकिस्तान में है। ये सारा का सारा जो हिस्सा ये पूरा ऊपर इंडिया का आपको दिख रहा है कश्मीर में, ये हिमालय नहीं है। प्लीज इस बात को ध्यान रख लो, समझ में आ रहा है? तो हिमालय क्या है? हिमालय सिर्फ ये हैं,
जो सिर्फ ये 3 हैं यही हिमालय हैं। और अगर ये 3 हिमालय ये हैं तो ऊपर वाले क्या हैं, तो इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। जी हाँ, तो ये ट्रांस हिमालय है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जो काराकोरम की रेंजेस हैं वो किसका हिस्सा है, हिमालय का कि ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय, याद से आप ट्रांस हिमालय बोलेंगे। जी हाँ, ऐसे ही कोई आपसे बोले कि जो लद्दाख की रेंजेस हैं वो क्या हैं, ट्रांस हिमालय, तो जो जास्कर की रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय। एक चीज आप थोड़ा सा और ध्यान से समझिए कि जो जास्कर की रेंजेस हैं, कुछ जो महान लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वो इसको ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा भी मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये ग्रेट हिमालयाज नहीं है। तो ये दोनों बातें थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो क्या जास्कर की रेंजेस हिमालय का हिस्सा हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब ये हिमालयाज नीचे हो गए ना। लेकिन फिर भी जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैंने ट्रांस हिमालयाज में जास्कर को तो ऐड करा ही करा है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं पहले ये चीज डिटेल में समझा चुका हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क रहता है, बिकॉज ये रेंजेस जो है ये नीचे नीचे ऊपर ऊपर की तरफ फैली हुई है। मतलब ये आके ग्रेटर हिमालयाज में भी जुड़ी हुई हैं और ये आगे जाके इधर तिब्बत में भी जाके चली जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिकॉज ये क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे कोई कि जास्कर की रेंजेस किसका हिस्सा है, तो हिमालय मत बोलिएगा आप, क्योंकि मेजर इसका जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय में है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे ये आपको अरावली की रेंजेस दिख रही हैं, तो ये भी हिमालय का हिस्सा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ पर आपको दिख रही है कुछ हिल्स हैं, गारो, खासी जयंतियाँ, यहाँ पे नागा हिल्स हैं, यहाँ पे पटकाई हिल्स हैं, यहीं पे आपको जो क्या नाम है शिमी हिल्स हैं वो भी आपको ये मिलेंगी, मीजो हिल्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये सब हिल्स हैं, हिल्स के बारे में आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सब आपको इन्हीं हिमालयाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब इसी का एक्सटेंशन है। ये इधर आके ऐसे मुड़ गई हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जा रही थी, जाते 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 ये ईस्ट में पहुंच के ऐसे मुड़ गई हैं, तो यहीं पे कई सारी हिल्स आपको मिल रही हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए, हिमालयस के आपने 3 पार्ट देखे हैं, ग्रेटर हिमालयास जिनको बोला जाता है हिमाद्री, याद रखिएगा। दूसरे हैं आपके मिडिल हिमालयास जिनको लेसर हिमालयास या फिर कभी कभी सह्याद्री भी बोल देते हैं, और ऐसे ही आउटर हिमालयास जिनको हम शिवालिक भी बोल देते हैं। तो ये 3 हिमालयास है जो कि आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनको पढ़ने से भी पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रांस हिमालय रेंज, क्योंकि वो हिमालय के पहले हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ से चलेंगे और हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्योंकि ट्रांस हिमालयास पढ़ेंगे, और क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, ये कश्मीर में आ रहे हैं जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एक चीज आपने देखी थी, यहीं पे काराकोरम के नीचे एक रेंजेस थी जिसको बोला गया था लद्दाख की रेंजेस, देखी थी अभी आपने? तो क्या लद्दाख क्या है? लद्दाख कोई डिस्ट्रिक्ट है? यूटी, यूटी है, ठीक है। अब ये यूटी बन चुकी है, याद रखिएगा। हाँ, और लद्दाख में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेह। तो लेह डिस्ट्रिक्ट है, हम बोल देते थे लेह लद्दाख, लेकिन लेह एक डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख जो पूरा आप देख रहे हो ये रेंजेस हैं, लद्दाख नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लद्दाख पूरी रेंजेस हैं, और पूरी उस रेंजेस जहां तक फैली हुई हैं उस पूरे को यूनियन टेरिटरी बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को स्लाइड तो दिख रही है ना? जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं जी। तो जब हम ट्रांस हिमालयास की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालयास माउंटेन रीजन्स आर आल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयन रीजन्स, क्योंकि अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालयास के बहुत सारी जो रेंजेस हैं वो आगे जाके तिब्बत में भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को तो रोक सकते हो सीमा को पार करने से, सरहद को पार करने से, लेकिन पहाड़ों को, पक्षियों को, नदियों को, हवाओं को कैसे रोक लोगे? इनकी तो कोई सरहद नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारी जो रेंजेस आप देख रहे हो, ये रेंजेस ट्रांस हिमालयास की, चाहे काराकोरम हो, हालांकि काराकोरम की रेंजेस तो रुक जाती हैं, लेकिन जास्कर की रेंजेस आगे जा रही हैं, ठीक है। लद्दाख की जो रेंजेस हैं वो भी थोड़ी सी आगे जा रही है, तो वो तिब्बत के हिस्से में भी चली जाती हैं, जिसको चाइना बोलता है कि ये हमारा ऑक्यूपाइड एरिया है, मतलब चाइना अपनी टेरिटरी मानता है तिब्बत को। यहीं पे इसलिए दलाई लामा वाला जो केस है वो यहीं चलता है ना, क्योंकि ये जो है ये इनकी आइडियोलॉजी को दलाई लामा बिल्कुल भी नहीं मानते चाइना वालों की, ठीक है। और इसीलिए जब भारत में प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी से इन्होंने दलाई लामा ने हेल्प भी मांगी थी एक टाइम पे कि भैया चाइना से बचाओ, ठीक है। और राजीव गांधी ने अपनी फोर्स भेज दी थी, इंडियन मिलिट्री भेज दी थी दलाई लामा की हेल्प के लिए, और इवन इनको अपने पास ले भी आए थे। और आज बताइए इंडिया के कौन से एरिया में दलाई लामा का हेड ऑफिस भी है? सर हिमाचल धर्मशाला, धर्मशाला, जी हाँ धर्मशाला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ट्रांस हिमालयाज माउंटेन रीजन्स और तिब्बत हिमालयन रीजन, जो कि इसका एक दूसरा नाम भी है, तो इट्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। देखिए, अगर ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ये मिडिल हिमालयाज हैं, और ये नीचे अगर लोअर हिमालयाज या फिर आप इसको शिवालिक कह रहे हैं, तो इसके नॉर्थ में ही तो आपको ये काराकोरम की रेंजेस मिलेंगी, ये लद्दाख मिलेगा, ठीक है, ये आपको जस्कर मिलेंगी। तो इस ग्रेटर हिमालय के रिस्पेक्ट में ये कहां पर हुए? ये नॉर्थ में ही तो हुए, ऊपर है भाई। तो अगर ग्रेटर के ऊपर है तो नॉर्थ में आए ना, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो है ये आपके नॉर्दर्न रीजन में आपको मिलेंगे। कौन? ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। किसके नॉर्दर्न रीजन में? ग्रेटर हिमालयाज के रीजन में। तो काराकोरम की रेंजेस, लद्दाख की रेंजेस, जास्कर की रेंजेस, इवन कैलाश की माउंटेन्स जो आगे चल के तिब्बत में जा चुकी हैं, ठीक है। देखो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये जब आगे जाके तिब्बत में जाती हैं तो तिब्बत में इनको क्या नाम दिया जाता है? तिब्बत में हम इनको कैलाश का नाम दे देते हैं। तो ये वही कैलाश है जहाँ पे भगवान शिव शंकर का क्या है? निवास स्थान, ठीक है, कैलाश की रेंजेस। तो आज आपने ये चीज पढ़ ली कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि ट्रांस हिमालयाज जो इंडिया में हैं उनके कितनी रेंजेस हमें पढ़नी होती हैं, तो सिर्फ 4 पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। याद रहेगा? यस सर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो सबसे पहले शुरू करते हैं काराकोरम की रेंजेस को। आइए, तो मेरे ख्याल से आप एक मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसमें ये जो आपको ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि ये पीओके है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये अक्साई चीन है, जो कि यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इनके बीच में, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये LOC आपको दिख रहा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और एक्चुअल आपकी यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि 1963 में जब वॉर हो गया, वॉर के बाद फिर जब चाइना जीत जाता है तो उसके बाद फिर ये बन जाता है और ये हिस्सा हमारा पूरा का पूरा चला जाता है हमारे हाथ से, और सिर्फ हमारे पास जम्मू और कश्मीर उस समय बचता है। और आज इसके भी डिवीजन कर दिए गए, और डिवीजन करने के बाद कुछ ऐसा करा गया कि कश्मीर अलग कर दिया गया, जम्मू अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग टेरिटरीज बना दी, ठीक है। काराकोरम माउंटेन्स की बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखो तो सबसे पहले ये जो आपको रेड वाला सेक्शन दिख रहा है ये काराकोरम की रेंजेस है, और क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, काराकोरम रेंजेस की हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। इधर आओ दोनों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, काराकोरम रेंजेस ये आपके सामने आपको दिख रही हैं, और काराकोरम रेंजेस में ही जो सबसे ऊंची आपको एक माउंटेन मिलेगी उसका नाम क्या है? सर गॉडस्टिन। जी हाँ, गॉडविन ऑस्टिन कह लीजिए, गॉडविन ऑस्टिन। फिर उसका दूसरा नाम क्या है? K2। एक ही बात है, K2 कह लीजिए या फिर गॉडविन ऑस्टिन कह लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि K2 का दूसरा नाम क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। अगर कोई K2 का आपसे तीसरा नाम पूछ लिया जाए, मुझे उम्मीद है कि शायद ही किसी को पता हो कि K2 का एक और नाम भी है गॉडविन ऑस्टिन के अलावा, वो बताइए क्या है? चाइना में उसे क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन तो इसको बोला जाता है क्योंकि ये गॉडविन और ऑस्टिन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस बात को डिस्कवर करा था कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज हैं उनकी सबसे ऊंची जो रेंज है वो 8611 मीटर पे आपको मिलेगी। तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पता करा था तो अपने नाम पे ही गॉडविन ऑस्टिन रख दिया। यूरोप के थे ये दोनों के दोनों, लेकिन ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे दें? चलिए, यस कोई सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट बस। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की अगर बात करें, क्योंकि दोनों के दोनों साइंटिस्ट ब्रिटेन के थे, तो गॉडविन ऑस्टिन बोला गया। और यही रेंज जब चाइना के हिस्से में जब जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कुगिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुगिर। तो कुगिर भी एक तरह से किसका नाम है बताइए? K2 का। K2 का ही नाम K2 का, है। अपने K2। इंडिया, जी हाँ, इंडिया में क्या बोल देते हैं हम इसको? K2 बोल देते हैं। या अगर फीट्स की बात करी जाए तो 28,511 फीट। फीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मीटर इंपॉर्टेंट है। मीटर याद रखिएगा 8611। तो जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो क्या माउंट एवरेस्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी है? K2। सर नेपाल की है सर। जी हाँ, हमारी माउंट सर एवरेस्ट नेपाल की है, क्योंकि हमारे इंडिया की नहीं है इसलिए हम माउंट एवरेस्ट नहीं करते। तो हमारे K2। जी हाँ, तो अगर आपसे कभी बात पूछी जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि K2 कौन से हिमालयास का रेंज मतलब हिस्सा है, बताइए। ग्रेटर हिमालयास, मिडिल ट्रांस हिमालयास, हिमालय, ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालय। जी हाँ, तो याद रहेगा ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है। अब उम्मीद करता हूँ कि शायद कंसेप्ट जब आप पढ़ रहे हो तो चीजें क्लियर हो रही है। यस सर। ये भी हो सकता है कि अभी तक K2 को आप इंडिया का हिस्सा मानते हो, हिमालयास का, लेकिन K2 इंडिया का हिस्सा तो है लेकिन हिमालयास का नहीं, ट्रांस हिमालयास का हिस्सा। वो भी कहाँ पे
बताइए। काराकोरम रेंज। ठीक है, तो K2 के आपने 3 नाम भी पढ़ लिए और K2 की आपने ये हाइट भी देख ली, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप सभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल देखते होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, और ये है आपका काराकोरम रेंजेस का हिस्सा। तो थोड़ा सा स्लाइड्स मैंने पीछे करी थी, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए, जब हम वर्ल्ड के मैप पे आते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये इंडियन टेरिटरी दिख रही है जो कि यहाँ से पूरी है। ठीक है, ये इंडियन टेरिटरी है पूरी, क्योंकि इधर जो है ये आप देखोगे अगर तो ये पाकिस्तान का है, ये जो है ये चाइना का हिस्सा है, और यहाँ पर आपको मिलेगी इस हिस्से में K2, तो जो कि इंडियन टेरिटरी में आती है और जो कि ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है काराकोरम। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, और ये किसका हिस्सा है? नेपाल। नेपाल का, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट हमारी नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो आप अपना आंसर माउंट एवरेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, K2 बताओ। ठीक है, और K2 हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख सकता है, ये देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये K2 है। ठीक है, और ये नेपाल में आपको यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये आपको माउंट एवरेस्ट का दिख रहा है। ये मैंने अलग अलग मैप्स इसलिए यूज करे ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जो K2 है ये काराकोरम रेंजेस में तो है, लेकिन ये जो रेंज आती है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मिला हुआ हिस्सा है वहां पे आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर हम ये मान ले कि POK हमारा हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो अगर हमारा हिस्सा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो K2 है वो हमारी है। ठीक है ना, और हम ये मान के चलते हैं कि यार POK हमारा ही है, ऐसा नहीं बोलते कि पाकिस्तान ने बोला तो उसका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांस हिमालयास की बात कर रहे हैं तो कुछ और एक दो बातें जानिए ताकि और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर पाए इस टॉपिक के अंदर। आप देख पा रहे होंगे इट इज द लॉन्गेस्ट हाईएस्ट अमंग ऑल द ट्रांस हिमालय रेंजेस, क्योंकि आपने देखा था कि यार काराकोरम की रेंज ये आ रही थी, ठीक है, लद्दाख की ये जा रही है, जास्कर की ये जा रही, तो इसके अलावा जो कैलाश के रेंजेस हैं वो इधर जाके कैलाश के रेंजेस इधर बन जाते हैं। तो इन चारों में जो सबसे ऊपर है वो कौन सी रेंज है? काराकोरम। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये लॉन्गेस्ट भी है। जी हाँ, लॉन्गेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। अब अगर मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि हिमालय के पहाड़ों पे ज्यादा बर्फ होगी, ज्यादा ठंड होगी, या फिर काराकोरम के? काराकोरम पे। ठीक है, बिकॉज हाइट्स पे हैं, लेकिन हाइट्स पे हैं तो आपको एक फैक्टर ये भी पता है कि एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह कम होंगे, तो मे बी ये भी चांस है कि बर्फ जो है बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, मतलब ढके होंगे ये पहाड़ पूरे बर्फ से। ठीक है ना, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो सन पास होने के बावजूद भी उसकी हीट नहीं पहुंचेगी, बिकॉज सन जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है और वो जब उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है वो आपस में मूव करते हैं, आपकी बॉडी से टकराते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तब आप गर्म फील करते हो। तो वो सब चीजें वहां पर नहीं होती। ट्रांस हिमालयास की अगर बात करें तो इनका जो ओरिजिन है, देखिए ओरिजिन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पामीर का जो एक पठार है उसको क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया की छत बोला जाता है उसको, क्या? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? पामीर के पठार को। और ये पामीर का जो पठार है ये हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर अगर कोई पठार है तो कौन सा है? सर पामीर का पठार। वो पामीर का पठार। ठीक है सर ये तिब्बत में है या फिर सेंट्रल एशिया में? एक मिनट बताता हूँ। पामीर नॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, नॉट को क्या बोलते हैं? नॉट को हम गांठ कहते हैं। नॉट को क्या बोलते हैं? गांठ बोलते हैं। अब जरा इस बात को समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ यहाँ पे मैप कहाँ गया इंडिया वाला? ये रहा, ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको एक प्लेट्यू मिलेगा जिसका नाम है पामीर प्लेट्यू। ठीक है, ये पठार है, इसका नाम क्या है? पामीर। ध्यान समझना बेटा चीजों को। हम इसको पामीर नॉट कह रहे हैं। नॉट का मतलब गांठ। गांठ का मतलब आपने सुना होगा कि एक मतलब ऐसा चीज जो कई सारी चीजों से मिलकर बना है उसको हम गांठ बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे रेंजेस आ रही हैं आपस में मिल गई तो वो गांठ बना दी उसने। अब ऐसा कैसे हुआ उसको समझो। ये देखो, अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया की बात करो तो यहाँ से जो आ रहे हैं वो हिंदकुश के पहाड़ है, देख रहे हो? ये हिंदकुश के पहाड़ हैं जो कि यहाँ पर आके मिले। ठीक है, यहाँ पर आके ये देखो, इसको छोड़ो, मैं एक बार इसको आके फिर आपको ये दिख रहा है आपको पामीर नॉट? यस सर। ध्यान देखना,
अफगानिस्तान से आए हिंदकुश के पहाड़, ठीक है। तिब्बत से आ रहे हैं कुनलुन के पहाड़, ये कुनलुन के पहाड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं, कुनलुन, KUNLUN, कुनलुन के पहाड़। अगर आपसे कोई पूछे कि कुनलुन की माउंटेन्स कहाँ हैं तो क्या आंसर करोगे? तिब्बत। तिब्बत में करोगे, और वो ट्रांस हिमालयास के भी ऊपर है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपको नीचे दिख रहे होंगे सुलेमान के पहाड़, तो ये सुलेमान के पहाड़ भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो अपनी काराकोरम की रेंजेस है, ये भी यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखो तो यहाँ पे कई सारी ऐसी रेंजेस हैं जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? नॉट बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं। तो आप शायद उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूँ कि पामीर का नॉट इसको क्यों बोला, क्योंकि ये कई सारी रेंजेस आके मिल रही हैं, एक जगह इकट्ठी हो रही है, तो हमने उसको नॉट बोल दिया, गांठ बोल दिया। अब क्लियर है कि पामीर का नॉट क्यों कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सेंट्रल एशिया का हिस्सा, ठीक है जी हाँ, क्योंकि ये एशिया बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा एशिया है यार, तो एशिया के सेंट्रल में आते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल एशिया या फिर पामीर नॉट कहते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये कई सारी रेंजेस आके मिली हैं, भले है ये माउंटेन्स है ना, इनकी हाइट 900 मीटर के ऊपर है, लेकिन जब ये आगे यहाँ पर आके मिली हैं तो ये जो फॉर्मेशन हुई है नॉट की, इसकी हाइट 600 मीटर से कम है, तो इसलिए 600 मीटर से कम है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? माउंटेन की प्लेट्यू, हम प्लेट्यू बोल रहे हैं। तो ये पामीर प्लेट्यू है, ना कि पामीर की माउंटेन्स है, समझ में आ गया। और इसी क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि आप खुद सोचो यार, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नॉर्थ में हैं, तो ये जब यहाँ पर आके मिल रही हैं, तो ये नॉर्थ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप बात करोगे सातों महाद्वीप में, तो ये सबसे ऊंचाई पे आपको ये नॉर्थ मिलेगी, जो कि रेंजेस के थ्रू बन रही है। वैसे तो हालांकि ऊपर बात करो तो अंटार्कटिका वगैरह भी ऊपर आपको मिल जाएंगे, है ना, लेकिन वो तो वहाँ रेंजेस थोड़ी है वहां पे, हम यहाँ पे कई सारी रेंजेस की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ पामीर नॉट ही है दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा जहाँ पे कई सारी रेंजेस आके मिली और एक गांठ बनाई, और ये प्लेट्यू है बेसिकली, तो इसलिए हम इसको पामीर का प्लेट्यू या फिर पामीर की नॉट कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इसका? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। तो अगर वो आपसे पूछा जाए कि पामीर का जो नॉट है वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालयास का, ग्रेटर हिमालयास का, किसका है? ट्रांस हिमालयास, ठीक है, याद रहेंगी चीजें, बहुत बढ़िया। देख लो, इसीलिए इतनी मेहनत लगी थी, पता है आपको, क्योंकि बहुत कुछ था यार पढ़ाने को, बहुत कुछ। और अभी भी हम हिमालयास में नहीं आए, अभी भी वी आर स्टिल डिस्कसिंग ट्रांस हिमालयास ओनली। चलिए, तो क्योंकि हमने गॉडविन ऑस्टिन की बात करी, अच्छा एक मिनट रुको, शायद पीछे कुछ स्लाइड छूटी है ना, हाँ ये देख लो, इट इज अ नॉट फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ हिंदकुश माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स, काराकोरम माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया रिस्पेक्टिवली। मतलब हिंदकुश कहाँ से है? अफगानिस्तान से है, ठीक है। सुलेमान जो है वो आपका ये पाकिस्तान से है, काराकोरम इंडिया की रेंजेस हैं, कुनलुन जो है ये तिब्बत की रेंजेस हैं। जब ये सब मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। हिंदकुश जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों जगह, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बातें बोली हैं वो सारी की सारी बातें मैंने स्लाइड्स में लिख दी हैं, इसलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देख लीजिए, K2 की फोटो है आपके सामने, दो डिफरेंट फोटोज जो कि ली गई हैं सैटेलाइट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरी चीजें आपने पढ़ी, ये सब हिंदी में अब आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सब पूरा बाइलिंगुअल है। तो चाइना में इसे क्या बोलते हैं? कूगिर बोलते हैं या कूगिर कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन से ब्रिटेन या यूरोप में बोला जाता है। और इंडिया में क्या बोलते हैं? रेंज कितनी है? 8611 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने काराकोरम माउंटेन्स की बात करी है, तो लगे आप यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कि काराकोरम रेंजेस में आपको मिलेंगे, तो उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से। तो ग्लेशियर है क्या, पहले उसको पढ़ो। is a large perennial accumulation of crystalline ice, snow, rock, sediments and often liquid water that originates on land or moves down slope under the influence of its own weight or gravity. इन शॉर्ट कहा यह जा रहा है कि मान के चलो कि ये बड़ा सा एक माउंटेन था और उसके ऊपर बहुत सारी क्या थी, बहुत सारी बर्फ जमी हुई, बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी,
और क्या हुआ कि एकदम से इतना हिस्सा जो था बर्फ का वो टूटा और अपने वेट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से नीचे आके इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा वहां पे ठंड है या एयर मॉलिक्यूल्स इतने कम है कि सन की जो लाइट है या सन की जो हीट एनर्जी है वो उसको जला नहीं पा रही, वो उसको गर्म नहीं कर पा रही, पिघला नहीं पा रही। तो आज भी वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स, आपने देखा होगा बड़े बड़े ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में भी हैं, इस तरह के माउंट आपको बर्फ के बड़ी बड़ी सिल्लियां दिखेंगी, ये वही हैं ग्लेशियर्स इनको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। तो एक ग्लेशियर क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट या फिर अक्सर तरल पानी का एक ऐसा बड़ा संचय है जो कि भूमि पर उत्पन्न होता है, लेकिन अपने स्वयं के वजन और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान के फलस्वरूप नीचे स्थानांतरित हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है, वही ग्लेशियर, उसी को हिमनद कहते हैं। ठीक है, should I move ahead? Yes, sir. Okay. तो कुछ जो फेमस ग्लेशियर काराकोरम रेंजेस में आपको पढ़ने हैं, अब उनकी बात करते हैं। इवन एक तो बहुत ही फेमस है जो आपने सुन भी रखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना आपने? हाँ तो सुना है। Yes, sir. तो सियाचिन हाईएस्ट ग्लेशियर, बैटलफील्ड ऑन अर्थ। जी हाँ, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे दुनिया का, जहां पर कुछ होता है, मतलब वॉर वगैरह अगर होते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरो ग्लेशियर, और एक है उसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। बाल्टोरो अफगानिस्तान में। जी सर बाल्टोरो अफगानिस्तान में ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सब आते हैं, डोंट वरी, सब कुछ आएंगे, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपकी क्वेरी अपने आप आने वाली स्लाइड्स में सॉल्व होती जाएगी, डोंट वरी। तो सियाचिन ग्लेशियर समझ में आ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाल्टोरो है और फिर बियाफो है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कौन से हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, जैसे उसने दे दी जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, और मान के चलिए उसने दे दिया कोई रेंज आपको, फॉर एग्जांपल नीचे की दे दी, शिवालिक दे दिया मान लो। अब आपसे वो ये पूछता है कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर इनमें से कहाँ पर है, जास्कर में, काराकोरम में, लद्दाख में, शिवालिक में? ये काराकोरम में। कर लेंगे आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। और मजे की बात देखिए कि 33 स्टूडेंट थे जब मैंने क्लास को स्टार्ट करा था, और इस टाइम पे सिर्फ 20 बच्चे बचे हैं। मतलब अगर कहीं पे ज्ञान फ्री में बट रहा है और अगर मेहनत से ज्ञान दिया जा रहा है तो वो भी लोगों को मंजूर नहीं है, देख रहे हैं। इसीलिए मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि डिमोरलाइजेशन फील होता है मुझे। यही रीजन था उस दिन हिमालय छूटा था आपका, मतलब वो मैं नहीं लेकर आया था कि यार इतनी मेहनत से बनाओ और ये लोग पढ़ते नहीं। खैर बढ़ते हैं आगे। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी और जानिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ऊंचाई पे अगर कोई ग्लेशियर है तो वो कौन सा है, सियाचिन तो सियाचिन ग्लेशियर है। जी हाँ, लगभग 76 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ ये ग्लेशियर है आपका, जो कि इंडिया में है। ठीक है, और ये काराकोरम रेंजेस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर बहती है, तो नुब्रा रिवर बहती है, याद रखेंगे, नुब्रा रिवर, NUBRA, नुब्रा रिवर है। नुब्रा, हाँ, नुब्रा रिवर या नुब्रा कह लीजिए, ये बहती है यहाँ से। और दूसरी बात, बोलिए। इंडस की ट्रिब्यूटरी है ना नुब्रा? जी हाँ, नहीं ऐसा समझो कि जो नुब्रा है, नुब्रा की ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर। ठीक है, ये श्योक रिवर है, और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। तो इसीलिए इंडस की अल्टीमेटली इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नुब्रा हो गई। ठीक है, मतलब नुब्रा जो है वो जाके मिलती है किसमें, श्योक में, और श्योक रिवर आके मिलती है किसमें, सिंधु नदी में, यानी कि इंडस रिवर में। तो ये सारी की सारी बातें देखो लिखी हुई हैं कि जो नुब्रा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और श्योक रिवर जो है वो क्या है, वो ट्रिब्यूटरी है फर्दर इंडस रिवर की, मतलब इंडस में जाके मिल जाती है। तो आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि नुब्रा भी किसमें जाके मिल रही है, इंडस में मिल रही है। ठीक है, शिवालिक के बारे में थोड़ा सा और देखिए। कुमार पोस्ट से ये शिवालिक शुरू हो रहा है, शिवालिक कह रहा हूँ, सियाचिन कुमार पोस्ट से ये शुरू हो रहा है। कुमार जो है ये एक वो थे हमारे यहाँ पे आर्मी में, तो उनके नाम पे कुमार पोस्ट रख दिया गया, और ये बाना पोस्ट जो है आगे तक गया हुआ। ठीक है, बाना पोस्ट तक ये पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर है 76 किलोमीटर का। तो कुमार पोस्ट से लेके बाना पोस्ट, ठीक है, ये अपनी काराकोरम रेंजेस इंडिया का ही हिस्सा है। तो इसे क्या बोला जाता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और आपको अगर याद हो तो एक टाइम ऐसा था जब चाइना ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया था, मतलब सियाचिन ग्लेशियर हमारी टेरिटरी का हिस्सा फिर नहीं रह गया था। सर पाकिस्तान ने
पाकिस्तान है, सॉरी जी, हाँ जी और पाकिस्तान। सर 1984 होगा, 13 अप्रैल 1984। नहीं 1984 है यार। सर 1984 होगा सर, क्या है? 84 हाँ 84 84 है, 94 नहीं है सर, 84। 84 होगा सर। Maybe हो यस सकता हाँ सर, जी सर। 84। हो सकता है वो न्यूमेरिक की दबाते समय 8 9 बगल में होते हैं शायद। चले कोई नहीं। तो इससे एक जानकारी अच्छी सी क्या मिलती है कि जब पाकिस्तान ने हमारे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जाया था या हथियाया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1984 जो आप कह रहे हो तब ये चला है, और फिर फाइनली हमने सियाचिन ग्लेशियर को वापस कब्जा दिया। ठीक है, तो ये सियाचिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। पूरा का पूरा मटेरियल आपको हिंदी में मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये ऐसे पूरा ग्लेशियर है जो कि फैला हुआ है पूरा, पूरी बर्फ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ग्लेशियर में। अगला है बाल्टोरो। ठीक है, तो बाल्टोरो के बारे में बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसको हम गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बात करते हैं। ठीक है, काराकोरम रेंजेस जो वहां पर जा रही हैं, इवन पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसका हिस्सा है ये, तो वहां पर आपको मिल जाएगा बाल्टोरो ग्लेशियर। लेकिन हम अपनी टेरिटरी ही मानते हैं पीओके को भी, तो इसीलिए जब भी आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में पूरा ऐसे आपको दिखेगा, मतलब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी हम अपना हिस्सा ही मानते हैं, तो इसलिए बाल्टोरो को आप पढ़ रहे हैं, हमारी टेरिटरी है। सर म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी, कर दिया। ओके, तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है जो कि लगभग 63 किलोमीटर लंबा है, वहां पर आपको बाल्टोरो ग्लेशियर मिलेगा। और इस ग्लेशियर में खास बात यह है कि जो शिगार रिवर है, इसको शिगार रिवर बोल रहे हैं, ये जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, वो शिगार रिवर बहती है कहाँ से? बाल्टोरो। जिस तरह से नुब्रा बहती है सियाचिन से, ऐसे ही शिगार रिवर बहती है बाल्टोरो से। ठीक है, बाकी इसके बारे में जानना आपको इतना कुछ जरूरी नहीं था, तो जो जो लेटेस्ट चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो गिलगिट में बाल्टिस्तान में आपको मिलेगा, देख लीजिए। ये जो ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये बाल्टोरो ग्लेशियर है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये ग्लेशियर पानी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है, उसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। अगेन, तो ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हो ये 70 किलोमीटर है और ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, यानी कि सियाचिन के बाद अगर कोई दूसरा है सेकंड लॉन्गेस्ट, तो वो कौन है? बियाफो है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में, बस यही चीज ध्यान रखिए कि सेकंड लॉन्गेस्ट। आगे देख लीजिए, ये आपके जो ग्लेशियर आपको दिख रहा है ये बियाफो ग्लेशियर है। ठीक है, बियाफो ग्लेशियर। तो फाइनली आपने काराकोरम की रेंजेस को कंप्लीट करा और अब आप आ रहे हैं ट्रांस हिमालयाज की दूसरी रेंजेस की तरफ जो कि हैं लद्दाख की माउंटेन्स। ठीक है, पढ़ते हैं लद्दाख की माउंटेन्स। आगे बाद में क्या कह रहे हैं? ये जो करवा रहे हो आप बाद में करवा देना, 7 बजे है सर। अच्छा, बाद में करें? पक्का 7 बज गया भाई। 9 बजे से क्लास में 2 घंटे काम भी करना अभी। हाँ 9 बजे आपकी सर की क्लास होगी आपको। सर जी जी सर, जी ये जो काराकोरम पर्वत है इसको पहले कृष्णगिरी के नाम से भी जानते थे ना? हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन ओके वो सर। मान्यताओं में है। ओके सर। वो आप उसको इंटरनेशनल लेवल या अपने एग्जामिनेशन लेवल पे नहीं बोल सकते। ओके सर। ठीक है, वो मान्यताओं में है बस। ठीक है, तो इसलिए उसको छोड़ दें जी। ओके सर। हालांकि जो आपने कृष्णगिरी पर्वत की बात करी, मैं आगे चल के आपको इस पे और भी कुछ बातें बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत आपको ठीक ठाक लगी है, तो प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कुछ आप लोग कहना चाहें तो प्लीज बोलिए। नहीं सर, सब अच्छा था। सर बहुत अच्छी बहुत अच्छा नहीं जी, सर काफी डीप में था। क्या कह रहे हैं? सर काफी डीप पढ़ाया आपने सर, काफी डीप नॉलेज थी। बस फिर एक बार पढ़ो फिर कंप्लीट पढ़ लो ना, फिर ये ना हो कि फिर किसी हाँ जी सर। फिर माउंटेन्स पढ़ो वहां पे जाके, तो क्या फायदा। हाँ सर, काफी डीप से। जी, एक्चुअली बात ये है कि बस थोड़ा सा ना प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं पढ़ाने लग गया बीच में इधर 5-6 सालों से, तो मैं अपना पीसेस के लिए पढ़ नहीं पाता, वरना मेरे पास पीसेस के सारे नोट्स जब मैं पढ़ता था तो अच्छे से पढ़ता था। ये सब मेरे पीसेस के नोट्स हैं जो आज आपको मिल रहे हैं, अब इतनी डिटेलिंग होती थी उसमें यार। पीसीएस क्या? जी, स्टेट वाइज स्टेट सिविल एग्जाम होता है। सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की, जैसे आईएएस होते हैं ना, आईएएस सेंट्रल लेवल पे होते हैं,
सर IAS IPS पीसीएस है ना, जो पीसीएस होते हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं जी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, भगवान ने साथ दिया तो आगे चल के जरूर कुछ ना कुछ होगा आगे। ओके, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, होपफुली Thank यू you, ऑल sir. एंजॉय द क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।